मेरा ख्याल है कि अब हफीज से जरा एक चीज आपने, मैंने एक चीज नहीं सीखी क्या कि कुछ लोग हैं जो कि दर्जनों हजारों सौों के हिसाब में मैचेस खेल गए बैड पैच में ही। अच्छा चले प्लीज आप पूछे मैं पूछूं, यू स्टार्ट। आज जरा थोड़ा सा तंग करें या हाथ हल्के ही रखें? थोड़ा सा अच्छा एक फ्लिपर कर दें, एक फ्लिपर कर दें। आप आम बॉल करें, आप आम बॉल कर दें। सही। अच्छा नहीं, मैं सबसे पहले हफीज कैप्टन बने जी। आपने पाकिस्तान की जो यंग टीम्स हैं, ए टीम की कप्तानी की, कंसिस्टेंटली कप्तानी की, और अपने डिपार्टमेंट्स की भी आपने, रीजन की भी कप्तानी की, उससे क्या फायदा हुआ आपको जो आपको इतना अर्सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ए टीम का कप्तान बनाया? हालांकि सबसे पहले तो आई थिंक जो कप्तानी के मुतालिक काफ़ी इश्यूज बने, काफ़ी मामलात हुए। मैं सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात का और उसके बाद ज़का अशरफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ में ये सलाहियतें देखी और मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये इज़्ज़त बख्शी कि मैं पाकिस्तान को एक हाईएस्ट लेवल पे रिप्रेजेंट करूँ। उसके बाद जो आपने सवाल किया उसके हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं डिपार्टमेंट की तरफ से अपनी सबसे पहले अपनी डिवीज़न की तरफ से, सरगोदा की तरफ से मैंने कप्तानी की 2003 में। उसके बाद अपनी रीजन और अपने डिपार्टमेंट सुई नॉर्दर्न की तरफ से मैंने कप्तानी की और आई वुड से कि आई वाज वेरी लकी कि मैं मिसबा की कप्तानी में भी खेला। उसकी कामनेस, उसकी चीज़ों को डील करना, मैंने बहुत सी चीज़ों को सीखा। उसके बाद क्योंकि मैं पाकिस्तान की तरफ से जब खेला तो उस वक्त राशिद लतीफ़ मेरे कप्तान थे पहले 2003 में। उनकी कप्तानी में इंजमाम भाई, उनकी कप्तानी में, फिर शुएब मलिक की कप्तानी में मैं खेल चुका था। 2007 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 2007 में जब मैं टीम से बाहर हुआ और मैं सुई नॉर्दर्न गैस का कप्तान बना, फिर वहाँ से मैंने अपना एक कैरियर एज ए कैप्टन स्टार्ट किया क्योंकि उससे पहले मैं पैचेस में कप्तान रहा, कभी 6 माह के लिए, लेकिन फिर मिसबा क्योंकि हम लोग इकट्ठे ही खेलते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मिसबा कप्तान बनता था क्योंकि मुझसे बड़ा भी था, सीनियर भी था। तो इस तरीके से हम लोग आपस में बड़ा अच्छा हमारा रिलेशन था मिसबा का और मेरा, दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह। 2007 में जब मैंने कप्तानी की सुई नॉर्दर्न गैस की, वो साल हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़ा अच्छा रहा। हम लोगों ने ट्रॉफी जीती, कज़न ट्रॉफी जीती, वनडे टूर्नामेंट जीता। फिर उसके बाद उसी साल 2008 में निसार ट्रॉफी जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होती है, वो पहली मरतबा अल्लाह ने वो भी इज़्ज़त मुझे दी कि हम लोग वहाँ जाके, इंडिया में जाके दिल्ली से वो ट्रॉफी जीत के आए, मैच जीत के आए। वहाँ से मुझे लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ एज ए कैप्टन, और मैंने वहीं से अपने आप को काफ़ी जो है इसके मुतालिक सीखना भी शुरू किया। पहले मैं शौक से करता था लेकिन उसके बाद मैंने इसको इनसाइड घुस के एज ए कैप्टन इसका एक्सपीरियंस लिया और इसको समझने की कोशिश की कि बेसिकली इसमें मैन मैनेजमेंट है, इसमें स्किल्स हैं, काफ़ी चीज़ों को मैंने सीखा। और फिर उसके बाद आई थिंक जब मेरा कम बैक हुआ 2010 में, जब शाहिद भाई कप्तान थे, शाहिद अफरीदी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा उनकी कप्तानी से। एंड देन फिर मुसबल हक मेरे कप्तान बने। तो सारा प्रोसेस जो मेरा एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, मेरे इन आउट होने का जो सारा सिलसिला था, जिसने मुझे मेंटली तौर पर बड़ा टफ किया क्योंकि मुश्किल हालात होता है किसी भी क्रिकेटर में के लिए कि जब वो टीम से बाहर हो जाए और वो अपने आप को दोबारा से रीगैदर करे एज ए प्लेयर, अपनी टेक्निक्स पे काम करे, मेंटली अपने आप को फोकस करे। टफ होने के बाद जब वो वापस आता है तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा एज ए प्लेयर, एज ए कप्तान, मुझे उससे मेरी इम्प्रूवमेंट हुई। जब मैं वापस आया तो उसके बाद जब अभी मुझे उन्होंने कप्तानी ज़का अशरफ साहब ने मुझे मिली है तो आई थिंक क्योंकि सारा प्रोसेस हो चुका है, पाकिस्तान एक ही कर चुका हूँ, 2009 में भी रीजन्स की कप्तानी की हुई है, डिपार्टमेंट की खेला हूँ जिसमें राशिद भाई का मैंने नाम लिया, इंजी भाई हैं, शुएब मलिक है, शाहिद अफरीदी हैं, मिसबा। तो इसके बाद फिर मेरे अंदर वो मुझे पता था कि इन सब की जो अच्छी क्वालिटीज मैंने देखी नहीं है, जिनके अंदर मैं खेला हूँ, अच्छी चीजें सीखी है ना। इसलिए मैंने कह रहा कि क्या सीखना है। तो वो जो सब चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया एज ए प्लेयर, मुझे समझ आई कि किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेने हैं। तो आई थिंक उसके बाद जब मैंने अपनी कप्तानी किया तो मैं उसको अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह इसमें मजीद बरकत डालेंगे। आपने दो चीजें काफी सिग्निफिकेंट बोली हैं यहाँ पे। एक तो आपने ये कहा कि मिसबा से आपने बड़ा कुछ सीखा, कामनेस, दोनों की दोस्ती भी।
तो ये जो रिपोर्ट्स एकदम से आना शुरू हो गई थी कि मोहम्मद हफीज ने कंस्पायर करना शुरू कर दिया है मिसबाहुल हक के, ये क्या चक्कर था? ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो टूर पे था। मिसबा हमेशा से मेरा बड़ा भाई है, दोस्त है। हम लोग पिछले तकरीबन 12 साल से इकट्ठे क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोगों का डेब्यू भी इकट्ठा है, और हम लोग एक ही रीजन से खेले, एक ही डिवीजन से खेले, एक ही डिपार्टमेंट से खेले। भाइयों के तरीके से हमने सारी जिंदगी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट किया, दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ हम लोग अब भी रहते हैं, अब भी हैं। और आई डोंट नो ये कहाँ से ये बातें निकली, कौन से नॉन प्रोफेशनल लोग थे। यारी दोस्ती में तो नहीं हुआ ये सारा कुछ ओवर रेट स्लो करके जल्दी जल्दी कप्तानी करवा पाकिस्तान की तरफ नहीं दगत लगती है अगर आप मेरे ओवर देखेंगे तो मैं तो पाकिस्तान टीम में सबसे जल्दी ओवर करता हूँ। आप नहीं फ्रेंडशिप दोस्ती काम करके एक और ऐसा कुछ नहीं है। ये उन्हीं मन गलत बातों का जो मेरे मुतालिक पिछले कुछ दिनों से जो है वो मीडिया के अंदर आ रही है, जिसमें ना कोई सदाकत है, ना किसी किस्म का कोई ऐसे मेरे दिल में ये किसी जगह पे मैंने ऐसी नाजायज़ ख्वाहिश की है। तो ये सब वो बातें हैं जिसको मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के क्लियर कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, पाकिस्तान मेरी जो है वो प्रायोरिटी है, और मैं एज ए प्लेयर हमेशा इसको सर्व करूंगा और करता रहूंगा जब तक मेरे में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, जब तक मेरे में जान है क्रिकेट खेलने की, मेरे में सलाहियत है, मैं खेलता रहूंगा। और ऐसा कभी भी मोहम्मद हफीज़ की तरफ से कोई ऐसा काम या कोई ऐसा एक्शन नहीं होगा जिसके साथ पाकिस्तान की किसी भी जगह पे जो है वो बदनामी हो। इसके बाद दो चीजें, एक तो हफीज से आप पूछ लें कि इन्होंने कहा है कि सीनियर भी है मिसबा और बड़ा भी है। सीनियर तो आई थिंक एक्सेप्टेबल है, बड़ा तो वो नहीं मानेंगे। मतलब देखा ना वो जो ये यंग मैन ही इज फुली फिट। अच्छा नाउ इम्पोर्टेंट अभी आपने कैप्टनसी भी स्किपर में पूछा मैंने, और आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज से बताया कि आपने ग्रेजुएट किया है और हर तरह के हर टीयर पे एक्सपीरियंस है। मुझे अब ये बताएं, आपने कहा कि मैन मैनेजमेंट और आपने कहा कि ऑब्वियसली क्रिकेट एंड स्ट्रेटेजी स्किल्स, लीडरशिप और मैन मैनेजमेंट में फर्क है, ठीक है। मैन मैनेजमेंट मींस कि आप किसका कितना किसको कैसा कंट्रोल करते हैं। लीडरशिप इज समथिंग डिफरेंट, ऑन ग्राउंड भी डिफरेंट है, ऑफ ग्राउंड भी डिफरेंट है। किससे इंस्पायर्ड है व्हेन इट कम्स टू परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, लीडरशिप एंड मैन मैनेजमेंट? बट आई थिंक मैंने मेरे कैरियर से पहले जो कैप्टन जो गुजर गए, मैं उनके मुतालिक तो नहीं समझ सकता, क्योंकि मैंने उनको कप्तानी करते हुए नहीं देखा हुआ, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का इमरान खान साहब, उनके मुतालिक पूरी दुनिया में आप चल जाएं तो लोग उनके एज ए लीडर, एज ए कैप्टन, उनके स्किल्स की हमेशा पूरी दुनिया में तारीफ की जाती है और अब भी की जाती है। एज ए लीडर, एज ए कैप्टन। अच्छा ये दोनों चीजें, एज ए लीडर भी और एज ए कैप्टन भी उन्होंने अपने आप से अपनी छोटी टीमों से भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करवाया हुआ। सो आई थिंक मैं पहले तो नहीं कह सकता, लेकिन जब से मैंने अपनी क्रिकेटिंग लाइफ में मैं इंटर हुआ तब से आई थिंक मेरे नज़दीक जो मैं समझता हूँ कि स्टीफन फ्लेमिंग एक ऐसे कप्तान थे जिन्होंने अपनी एक बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी टीम को बड़ी अच्छी फतूहात दी। मैं उनसे इंस्पायर था एज ए कैप्टन। आई थिंक उनका जो डीलिंग का तरीका था ग्राउंड के अंदर, कामनेस के साथ अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी, वो मुझे काफ़ी पसंद थी। उसके बाद आई थिंक मौजूदा टाइम में जिनके साथ मैं खेलूँ उनमें राशिद लतीफ़, उनकी स्किल्स जो थे एज ए कैप्टन, चीज़ों को प्लान करना, वो बड़ा अच्छा था। और इस वक्त मेरा ख्याल है कि MS धोनी एक ऐसे कप्तान है जिनको मैं रेट करता हूँ। रेट करते हो किस तरह? मतलब आई मीन एज ए लीडर उस बड़ी टीम में जिसमें तेंदुलकर मौजूद हो, जिसमें अनिल कुंबले मौजूद हों, ये सारे बंदों को डील करना, मैन मैनेजमेंट उनकी करना और उनसे लेके आगे लेके चलना और अपनी फतूहात का जो है सिलसिला जारी रखना। आई थिंक मेरे नज़दीक एज ए कैप्टन उनको मैं समझता हूँ कि उसने बहुत अच्छा टच ऑफ गोल ये T20 में कप्तानी की है पाकिस्तान की। क्या एप्रीहेंशंस थी, टीम आपके पास थी, आपको ये भी पता था, ऐसे ना कहना कि नहीं पता था कि पीछे प्रेशर भी है, बहुत सारी चीजें और भी हैंडल करनी है। इट वाज नॉट ओनली अबाउट स्किल और मैन मैनेजमेंट। हमारे यहाँ एक और तीसरा टीयर भी इन्वॉल्व हुआ था कि प्लेयर पावर पॉलिटिक्स, इसको भी जेन में आपको रखना पड़ता है। क्या मतलब व्हाट वर योर फीलिंग्स व्हेन यू जस्ट फर्स्ट वेंट इन? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा क्रिकेट को ऑनेस्टी के साथ खेलता हूँ और
कप्तानी को भी मैंने बिल्कुल अपनी ज़ात में बिल्कुल, क्योंकि मैं क्रिकेट पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करता, किसी भी लेवल पे, किसी भी जगह पे जहाँ क्रिकेट आएगी देयर इज नो कंप्रोमाइज़। ओके। जब कप्तानी थी तो मुझे पता था कि मैं जो भी कर सकता हूँ मैंने ऑनेस्टी के साथ करना है, और हमेशा इसी को मैंने फॉलो किया। कप्तानी में मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम मैं कप्तानी पाकिस्तान के लिए करना गया, ऑब्वियसली प्रेशर था, एक नर्वस आपके ऊपर जो है वो थोड़ा था, मेरे पे भी एज ए प्लेयर, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इंटरनेशनल लेवल पे उसको मैंने डील करना था। लेकिन उसमें सपोर्ट थी मेरे साथ, मेरे सपोर्टिंग स्टाफ की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि जिस तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था इस सारे प्रोसेस में, टीम प्लेयर्स जितने थे सब ने सपोर्ट किया। थोड़ा मुश्किल इस तरह था क्योंकि उस टीम में ये जो अभी श्रीलंका में मैंने जो कप्तानी की, 6 प्लेयर्स थे जिनका कमबैक था। उस टीम में 3 प्लेयर्स थे जिन्होंने डेब्यू करना था। ओके। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एकदम से ऐसी टीम मिले और उसको, एक तो होता है कि एक टीम चली आ रही है और आप उसको रन कर रहे हो, एक सडनली वो लड़के जिनके पाकिस्तान के सिस्टम में ये बड़ा मसला है कि आपको श्योर नहीं होता, अनसर्टन है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ें उन प्लेयर्स के दिमाग में भी थी, जिसको मैंने कोशिश करके उनके साथ मैन टू मैन मैंने मीटिंग्स भी की, एज ए टीम भी हम लोगों ने मीटिंग्स की, और इन तमाम जो चीज़ें इनको दूर करने के बाद एक ऐसा हम लोगों ने यूनिट हमने वहाँ पे जो है आपस में इकट्ठा किया, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट किया कि हम लोग श्रीलंका के खिलाफ उस मुश्किल कंडीशन में, क्योंकि श्रीलंका हमेशा मुश्किल होती है कंडीशंस के साथ भी, और वहाँ का वेदर भी थोड़ा सा डिफरेंट था, तो उसमें उस टीम के साथ हम लोगों ने जो 1-1 आई थिंक हमने वो सीरीज बराबर की। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट फाइट शोन बाय सम ऑफ द प्लेयर्स, जिसमें शाहिद अफरीदी ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया दूसरे T20 में, शुएब मलिक बड़ा आउटस्टैंडिंग रहा, यासिर अरफात, सोहेल तनवीर वाज एक्सीलेंट, फिर मोहम्मद शमी ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। आई मीन ओवरऑल जिस तरीके से वो करेक्टर शो किए गए, दैट वाज वेरी प्लीजिंग फॉर मी एज ए कैप्टन के यार एक टीम में जिसमें 6 बंदे कम बैक कर रहे हैं बट स्टिल दे आर गिविंग देयर 100% विद फुली हार्ट, तो वो बड़ा अच्छा साइन था। अच्छा हफीज, आपने बात की कि 6 कम बैक्स कर रहे थे प्लेयर्स, आपने भी काफी कम बैक किए हैं पाकिस्तान टीम में, क्या चीजें आपने सामने रखी थी जिनको आपने यूज किया उन प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देने के लिए? क्या चीजें थी कि आपने सोचा होगा कि जब मैं कम बैक कर रहा था तो मुझे ये चीजें नहीं मिली और मैंने मेक श्योर करना कि इन प्लेयरों को कम बैक करते हुए ये चीजें मिले ताकि ये अंदर जाके अच्छा परफॉर्म करें? वाह, ये चीज तो सिंपल सी है कि एज ए प्लेयर जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाएगा आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। एक्सक्यूज मी, क्योंकि एज ए प्लेयर जब तक आपको आपके दिल की जो भी आपकी ज़ात के अंदर या एज ए प्लेयर जो भी एबिलिटीज़ है मैं उसको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दूंगा एज ए कैप्टन, या क्योंकि ग्राउंड के अंदर कैप्टन ही आपको सारा यूज़ करता है, और या उससे पहले आपकी मैनेजमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी, एक कंफर्ट लेवल प्रोवाइड नहीं करेगी, आप परफॉर्म नहीं कर सकते। मैंने कोशिश की, हमारे सपोर्टिंग स्टाफ ने ये कोशिश की कि उस 2-3 दिनों में 4 दिनों में जो हम श्रीलंका में हम गए, हम सारी टीम ने अच्छी प्रैक्टिस सेशंस किए। मैंने एज ए कैप्टन जिन प्लेयर्स को खिलाया मैंने कोशिश की कि मैं उनको मैन टू मैन मिलके उनके साथ उनको कॉन्फिडेंस दे सकूं, और इस सारी सूरत हाल में डेव वॉटमोर ने बड़ा अहम रोल प्ले किया, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का एहसास था कि इस टीम में 6 जो प्लेयर्स हैं वो कम बैक कर रहे हैं। तो मैंने ये कोशिश की एज ए कैप्टन कि मैं उन तमाम प्लेयर्स को एक अच्छा कंफर्ट लेवल प्रोवाइड कर सकूं जिसमें वो ये फील ना करें कि वो कम बैक कर रहे हैं, और वो उनकी जो उनकी एबिलिटीज है वो विदाउट एनी फियर वो जाएं और उसको एक्सप्रेस करें। गुड। अच्छा, एक ट्वीट आया हुआ नसर सईद का, वो कह रहे हैं कि हाउ डज इट फील कैप्टनिंग द कैप्टन्स? That's a good one. आई थिंक तमाम प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के लिए 96 से माशाल्लाह खेल रहे हैं, उनकी सर्विसेज है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए। शुएब मलिक एज ए कैप्टन खेल चुके थे इस टीम के अंदर, ये जो मेरे साथ थी, दोनों की बेपनाह मेरे साथ सपोर्ट थी, दोनों ने मिल के बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कोई भी ग्राउंड में को मुझे मुश्किल है किसी जगह पे मैंने मशवरा करना था तो मैं इन 2 प्लेयर्स को अपने साथ रखता था और इन्होंने मुझे बड़े अच्छे मशवरे दिए। आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैवंट फील एनीथिंग कि मैंने कप्तानी की, जैसे मैंने सवाल किया, ऐसा नहीं है।
तमाम प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, उसमें शाहिद भाई या शुएब मलिक या जितने भी प्लेयर्स थे, तमाम प्लेयर्स ने 110% मुझे सपोर्ट किया। अगर मुझे ये बताएं कि अक्सर देखने को मिल रहा है जब आप पाकिस्तान के मैचेस होते हैं थोड़े से क्लोज आते हैं तो एकदम से 5-6 लोग जमा हो जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के मशवरे आ रहे होते हैं। क्या वो आपके थॉट प्रोसेस को हैम्पर करता है ज्यादा टाइम कि वो आपको हेल्प करता है? आई थिंक समटाइम्स सिचुएशन के मुताबिक, क्योंकि अगर टेंस सिचुएशन हो तो डेफिनेटली आपको जो आपके सीनियर्स हैं उनको इकट्ठा करके अगर वो आपको अच्छा मशवरा देते हैं तो यू ऑल, आप सब एज ए टीम उसको फॉलो करते हैं। तो आई थिंक एट सर्टेन पॉइंट वो हेल्पफुल है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मशवरे आ रहे हों तो भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं एज ए कैप्टन। लेकिन आई थिंक मशवरा कर लेना आपस में, सीनियर्स की राय ले लेना एट क्रंच पोजीशन या सिचुएशन में, आई थिंक वो हमेशा हेल्पफुल होता है। तो आपके ख्याल में ये एक तरह का मैसेज नहीं दे रहा कि एक कप्तान अंदर खड़ा हुआ? एक तो आप ऑब्वियसली एक प्लान के साथ आते हैं, आप प्लान बी भी रखते हैं, सी भी रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि एडवर्स सिचुएशन आएगी तो उसमें आप वो उस सिचुएशन को एड्रेस कर लें। क्या ये चीज पोर्ट्रे नहीं करती कि इतने ज्यादा जब लोग जमा हो जाएं कि कप्तान के पास प्लान बी और सी है ही नहीं? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खामखा कोई भी प्लेयर आके आपको को मशवरा देता है। आई थिंक एज ए कैप्टन समटाइम मैंने इन 2 मैचों में खुद पूछा अपने सीनियर से, जिसमें शुएब मलिक थे, शाहिद अफरीदी थे, कि मैं इस जगह पे मेरा ये प्लान है, आप मुझे बैक कर रहे हो, डू यू थिंक आई शुड गो विद दिस प्लान, ये मेरा एक बी प्लान है, ये सी प्लान है। फिर वो मुझे उसको बैक करते हैं, क्योंकि आपको सम वे सपोर्ट की जरूरत होती है, जहाँ पे आपके प्लान्स जो आपने अंदर एग्जीक्यूशन करनी है उसको सपोर्ट किया जाए आपके जो सीनियर्स आपके साथ मौजूद होते हैं। तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए मैं इसको बड़ा हेल्पफुल समझता हूँ कि अगर किसी जगह पे मेरी रहनुमाई की जाए, जहाँ पे मेरे सीनियर्स मुझे आके कोई भी मशवरा दें। जैसे हम इस दूसरे T20 में एक सिचुएशन थी जहाँ पे मुश्किल हो रहा था मेरे लिए डिसीजन लेना कि मैं किसको ओवर करवाऊँ, 2-3 ऑप्शन थी मेरे पास, लेकिन फिर हम सब ने इकट्ठा मशवरा करने के बाद सुहेल तनवीर को ओवर दिया और दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ दैट गेम। अच्छा आमिर, मतलब पूछ लूँ या नहीं? अभी आपने जवाब दी मुझे नहीं पूछा। नहीं, वो जो चिड़िया हमारी कुछ श्रीलंका से कोलंबो से वो नहीं पूछना ना अभी? क्या वो जो T20 में कुछ, मतलब अगर आपने अपनी चिड़िया को गोली मरवानी है तो पूछ ना पूछो। नहीं पूछे हमारी एक चिड़िया है जी जी, जो कोलंबो में भी फड़फड़ा रही थी और वो अपना पालाकीले में भी फड़फड़ाती रही और वो हर जगह नजर आई हमें, हैमिल्टन टाटा में स्पेशल। खबर ये आई थी कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ सीनियर प्लेयर्स के दरमियान फर्स्ट T20 में, मैनेजर ने रिप्रिमांड किया और उसके बाद T20 जो सेकंड था वहाँ पे उमर गुल के हवाले से भी कोई बात हुई थी लास्ट ओवर की कि शायद यू वर इंटरेस्टेड कि मोहम्मद शमी गेंद करें। मेरा ख्याल ना पूछे छोड़ दिया इसके बाद मैं कह दिया ये हो गया बात। अब मुझे बताएं, एक टैग लगाया गया था कि जो यासिर अरफात वापस आए हैं टीम में, उनमें मोहम्मद हफीज की एक बड़ी उसमें मतलब उनकी विल शामिल थी। और फिर जब सेकंड T20 था वहां पे एक मुश्किल डिसीजन था और आपने समी और उसमें से जो चूज किया उसमें आपने यासिर को अपॉर्चुनिटी दी और वो आउट कर गए, 3 आउट कर गए, जहां से कि आपका मैच जो है वो बन गया। इज इट ट्रू कि वन के आपने उनको सपोर्ट किया, नथिंग रॉन्ग विद दैट, और उस वक्त क्या सिचुएशन थी कि अगर ये बैकफायर कर जाता, मतलब गेम पकड़ाना तो यासिर साहब आ जाए, बिकॉज ये एक टैग था आपके पीछे कि यार ये तो ये खुद लेके आया और उसके बाद उनको उस सिचुएशन में certain better bowlers were available in your resource और आपने उनको गेंद दिया, मतलब ये डिसीजन कैसा था? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के लिए जो भी अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए जो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है उसको सपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। और आई थिंक यासिर अरफात हो या कोई भी ऐसा क्रिकेटर जो पाकिस्तान के लिए सब परफॉर्म कर सकता है, सिलेक्टर्स ने उनको सिलेक्ट किया। मैं क्योंकि कैप्टन था तो मैंने उनको एक सपोर्ट ये करना था कि उनको ये ना लगे कि मैं इस टीम का हिस्सा नहीं हूं या मैंने को मैच नहीं खेलना या मैं ऐसे ही टूर पर जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। मुश्किल डिसीजन था मेरे लिए, जहां मैंने उमर गुल जैसे बॉलर को अब समी खेला था उस मैच में, मैं इसको सिर्फ क्लियर कर दूं,
उमर गुल की जगह मैंने यासिर अरफात को खिलाया था। बहुत मुश्किल और बोल्ड डिसीजन था, लेकिन आई थिंक एज ए कैप्टन आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं एट सर्टन पोजीशन। स्किपर ने कह दिया कि बोलना नहीं है। ये खबर आई थी ना कि पहले T20 में आखिरी ओवर और फिर उमर गुल नहीं खेले। नहीं, ऐसा कुछ उमर गुल को मैंने रिक्वेस्ट की थी, टू बी ऑनेस्ट। मैंने उसे कहा था कि यार आप हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, लेकिन क्योंकि यासिर को मैं चाह रहा हूँ कि वो आया हुआ है, हमारे साथ है, और मैं उसको चांस देना चाहता हूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट, कि वो आए और अपना टैलेंट शो करे। क्योंकि वो पिछले, मेरा अपना ख्याल है कि उसके जो पिछला पास्ट कैरियर था उसमें उसको इनफ चांसेस नहीं मिल सके जहां पे वो अपने आप को प्रूव कर सके एज ए प्लेयर। बिकॉज ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपको जब एक मैच और 2 मैच मिलते हैं और उसके बाद आपको 2 साल के लिए बाहर निकाल दिया जाता है, इट ऑलवेज टफ फॉर अ प्लेयर कि वो दोबारा फिर वापस आए और फिर वो बेचारा बाहर हो जाए। तो अगर उसको कंसिस्टेंटली खिलाया जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर। मोहम्मद रफी यासिर अरफात ने पाकिस्तान में कितनी क्रिकेट खेली हुई थी? जो आपका क्राइटेरिया है कि आपने इंटेग्रिटी ऑफ द लोकल डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस जो है उनको आपने थोड़ा सा एलिवेशन देनी, जैसे आपने टेस्ट में अब लिए, मोहम्मद अयूब डोगर भी लिए, बहुत सारे परफॉर्मेंस आपने लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिन्होंने फैसल इकबाल वाज पार्ट ऑफ टेस्ट मैच टीम। उन्होंने क्रिकेट सारी दुनिया में खेली हुई है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। ठीक, मैंने मान लिया इज ए T20 प्रो, बट उस चीज को आप कैसे कॉम्पनसेट कर रहे थे? आई थिंक एक तो चीज मैं क्लियर कर दूं कि यासिर अरफात को मैंने सिलेक्ट नहीं किया। Now this is what we want to know. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं हमारी जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने उसको सिलेक्ट किया था। ठीक। मैंने एज ए कप्तान उसको यूज किया। Fantastic. मैंने एज ए कप्तान उसको वो तमाम कॉन्फिडेंस दिया उस मैच के अंदर कि भी अगर तुम खेल रही हो, ये तुम्हारा रोल है, यू हैव टू प्ले दिस रोल। और आई थिंक उसने अंडर प्रेशर जिस खूबसूरती से वो रोल प्ले किया एज ए बॉलर, Yes. आई थिंक मेरे लिए वो बड़ा प्लीजिंग था एज ए कैप्टन के एक बंदा जिसके ऊपर प्रेशर भी है कम बैक करने का, और उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा भी नहीं रहा हुआ, वो जितनी मरतबा भी आया वो अंडर परफॉर्म किया हुआ। तो वहाँ पे उन कंडीशंस में जहाँ पे हम सिर्फ 120 जो है वो सेव कर रहे थे या दूसरी टीम को हमने रोकना था, वहाँ पे उसने जिसके संग भी बॉलिंग की, जो करेक्टर शो किया उसने, मोहम्मद समी ने उसमें बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, सोहेल तनवीर की बॉलिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। तो आई थिंक एज ए कैप्टन आई थिंक मेरे लिए बड़ा प्लेजिंग साइन था और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा प्लेजिंग साइन है कि वो प्लेयर्स जिनको फॉर सम रीजन टीम से बाहर रखा गया या वो नहीं आ सके या अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, जब वो वापस अब आए हैं और मैंने ये कोशिश की कि उनको कॉन्फिडेंस दूं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान। हफीज अभी ब्रेक लेंगे और फिर स्किपर एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे हफीज की, एम्पैथाइज किया हुआ है, एम्पैथी जो खुद जो आप कह रहे थे कि खुद जो सफर किया, सो ही वांट्स टू, मतलब ही वांट्स कि जो बाकी इस तरह के प्लेयर्स हैं उनको एक स्पेस प्रोवाइड कर दीजिए। आपने वो आंसर नहीं दिया कि जब गेंद पकड़ाया था उस वक्त हेड ऑफ बैटर बॉलर्स, तो आपके क्या हालात? नहीं, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे उसके स्किल्स के ऊपर, क्योंकि मैं एज ए कैप्टन उसको जब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं दूंगा वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा, इसलिए मैंने उसको पूरा कॉन्फिडेंस दिया और उसको वो जगह दी जहां पे वो अपने आप को शो कर सके कि इज अ बेटर बॉलर। जॉब वेल डन। आप इसके ऊपर ब्रेक ले लें, फिर आते हैं जी। इस वक्त लेंगे जी एक छोटी सी ब्रेक। डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड टू स्पोर्ट्स सर्कल, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर्कल। ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था कि स्किपर आप क्वेश्चन कीजिएगा। स्किपर एक आ गया, वही जोर का आ गया क्वेश्चन, कर लो। नाउ थोड़ा सा शायद ऑकवर्ड हो आपके लिए, बट मोहम्मद समी जब T20 खेलते हैं, कम बैक करें, और यासिर अरफात, बोथ दीज बॉलर्स दे रिस्पॉन्डेड टू योर कॉल, दे परफॉर्म ब्रिलियंटली एंड belligerently। उसके बाद why couldn't he perform? मोहम्मद समी एक तो भी लास्ट ओवर में जो एक स्लोअर वन और फिर कंसीड हो गया रन्स, देन ही वाज आउट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच, केम बैक अगेन एंड ही couldn't perform जिस तरह के एक एक्सपेक्टेशन थी कि तीनों फॉर्मेट के लिए एक आदमी जो है वो सिलेक्ट हुआ है। ना क्या था, रीजन क्या था? देखिए मेरे अपने नज़दीक एंड ऑफ द डे ये प्लेयर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंडर सर्कमस्टांसेस उसी ने परफॉर्म करना है। Okay. वो T20 हो, वो वनडे हो, वो टेस्ट क्रिकेट हो। मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद समी T20 में बड़ा अच्छा फॉर्म के साथ वनडे के अंदर गया।
पहला वनडे आई थिंक ही बॉल वेरी वेल, एंड देन उसको थोड़ी इंजरी का जो मसला आया, उसको थोड़ी इंजरी हुई उसके थंब के ऊपर, एंड देन ही मिस्ड द सेकंड ओडीआई आई थिंक, सेकंड एंड थर्ड। और फिर जब वो फोर्थ के ऊपर आई थिंक जब उसका कम बैक हुआ, आई थिंक शायद वो उसका अच्छी फॉर्म के बाद, अच्छी परफॉर्मेंस के बाद बाहर बैठना एक दो मैचेस बिकॉज ऑफ इंजरी, वो वापस नहीं आ सका अपने उस बॉलिंग मोड में, उस प्रैक्टिस में आई थिंक। लेकिन ये है कि एंड ऑफ द डे उसने कोशिश पूरी की होगी, लेकिन कई मरतबा आप पूरी कोशिश करते हैं एज ए प्लेयर, लेकिन आपसे परफॉर्मेंस नहीं दी जाती। इसमें मैं थोड़ा सा इस आंसर में ऐड करूंगा, वो ये है कि he responded well, Sami, under Hafiz. The reason I could see कि वो इतना अच्छा जो respond नहीं कर सके Sami. Misbah is over reliant on spinners. ओके उनकी जो ओवर रिलायंस है, अब देखिए वर्कलोड कितना है सईद अजमल के ऊपर। राइट आप मिसबाह की कैप्टनसी देखें और सिर्फ नंबर ऑफ ओवर्स चेक करें आप, ठीक है, रहमान और सईद अजमल के और हफीज के, तो आपको आइडिया हो जाएगा ही फील्स एट होम जब वो स्पिनर्स को यूज कर रहे हैं। जब उनको तीन स्पिनर्स उनको मिल जाते हैं, तो तीन फास्ट बॉलर्स मिल जाते हैं, तो उनको आइडिया नहीं है सही तरह के इनको किस तरह यूज करना है। अब उसमें मैं इसको थोड़ा सा इसका पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। अगर आप साउथ अफ्रीकन्स या अगर आप ऑस्ट्रेलियंस को देखें, जब दो स्पिनर की यूसेज आती है तो वहां पे आपको काफी ज्यादा जो है उनको हिचेस नजर आते हैं। बिल्कुल सिमिलर इज द केस विद मिसबाह कि ही फील्स एट होम when he is using spinners. लेकिन जब फास्ट बॉलर्स के आता है एट टाइम्स ही लैक आइडियाज। अब जहां पे आपको लाइक आपका जो तीसरा टेस्ट मैच था, आपने सुबह आके जब रात को आउट किया, आपको समी के साथ जाना चाहिए था, यू डिडंट गो। सो ये यहाँ पे मिसबाह को डेफिनेटली इंप्रूव करने की जरूरत है। अच्छा, आपने उसके ऊपर ये कह दिया, मैं हफीज से ये नहीं पूछूंगा, मैं आपसे डायरेक्ट ये पूछता हूँ। मुझे ये बताएं कि कुड इट बी द अदर वे अराउंड के एक जो प्लेयर है इज मोर कॉन्फिडेंट टू प्ले अंडर वन कैप्टन एंड ही इज अ लिटिल एम्बिगुअस, या उनको कोई परेशानी होती है प्लेइंग अंडर अनदर कैप्टन? क्या ये हो सकता है? ये रीजन भी आपने एक तो मिसबाह का मुझे आपने दे दिया ना फैक्ट, बहुत एविडेंस के साथ दिया कि वो इतने प्रोएक्टिव नहीं होते और उनको थोड़ा इतना कंफर्टेबल नहीं होते। मतलब एट टाइम्स होता है कि आपने प्लेयर का कंफर्ट लेवल देखना है। जब कम बैक कर रहा है कोई प्लेयर, उसका कंफर्ट लेवल देखना है। आपने उसको इतना वर्कलोड नहीं देना जो वो ना कर सके। आपने एट टाइम्स जो है जब कम बैक करवा रहे हैं तो प्लेयर को उसके हाल पे छोड़ते हैं, कॉन्फिडेंस दे के उसके बाद आप कहते हैं यू डू योर थिंग, आई वांट परफॉर्मेंस फ्रॉम यू, और हैंग बैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो वहां पे जाके खराबियां शुरू हो जाती हैं कि एक ओवर में वो 6 आउट कर देगा और क्या कम बैक है जी, उसके बाद वो वहां पे मसला आ जाता है। अब कैप्टनसी की बात हो रही है, एक ट्वीट आया हुआ है, नसर सईद ने थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल किया हुआ है कि जब आपने पाकिस्तान टीम को 2010 में ज्वाइन किया इंग्लैंड टूर के ऊपर, दैट वाज आई थिंक योर कम बैक, माय कम बैक, उस हालात में आपका क्या था माइंडसेट, नंबर वन, और सिचुएशन को किस तरह जो है मैनेजमेंट ने वहां पे डील किया? अगर सबसे पहले तो 2010 में जब मेरा कम बैक हुआ था, उस दौरान मैं 3 साल पाकिस्तान टीम से बाहर था, और उस 3 सालों में मैंने अपनी टेक्निक पे बहुत ज़्यादा काम किया था। आई थिंक आप भी उसी का हिस्सा थे, आप डायरेक्टर एकेडमी थे, एनसीए तो मेरा काम था फीस। आई मीन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप भी उसी प्रोसेस में थे जिसमें से मैं आया, और मैंने आपके उस वो जो आप एक सिस्टम को चला रहे थे, मैं उसमें आया, आके टेक्निकल चीज़ों की मुझे समझ आई। फिर 3 साल का वो जो गैप था मेरे अंदर, उसने मेरे अंदर मैच्योरिटी पैदा की एज ए बैट्समैन। मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैंने कम बैक करना है तो वो बगैर टेक्निकल काम किए बगैर मेरा कम बैक अच्छा नहीं हो सकता।
मुझे अपनी टेक्निक बेहतर करनी पड़ेगी, उस टेक्निक के मुताबिक अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा और फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कामयाब हो सकूं। जो हार्ड वर्क था, आई थिंक 2010 में आई वॉज मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड माई मिस्टेक्स और उसको रेक्टिफाई कैसे करना, उसको ख़त्म कैसे करना, उसको इम्प्रूव कैसे करना है। आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई ओन स्किल्स जो थी वो मेरी डेवलप हो चुकी थी और 2010 में जब मेरा कम बैक था, आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीख लिया था और मुझे पता था कि फियर ऑफ फेलियर जब तक मेरे दिमाग में रहेगा, आई कैन नॉट परफॉर्म एट दैट लेवल। हाईएस्ट लेवल के लिए आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, आपकी टेक्निक बेहतर होनी चाहिए। सेम जो मेरे साथ इस मरतबा मसला आया श्रीलंकन सीरीज़ में कि मैं सम रीजन स्कोर नहीं कर पा रहा था, मैं 110% अपनी एफर्ट कर रहा था, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर रहा था, बट द थिंग्स वर नॉट वर्किंग फॉर मी इन द वन डेज। लेकिन मुझे यकीन था कि मैं टेक्निकली अपने आप को रीगैदर कर रहा था। एवरी प्रैक्टिस सेशन में मैं अपने आप को कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं कर रहा था, लेकिन कोशिश कर रहा था कि टेक्निकल अपने आप को रीगैदर करूं। वो चीज़ें जिसके साथ मैंने पिछले पूरे साल, 1.5 साल, 2 साल से परफॉर्मेंसेस दे के परफॉर्मेंसेस दी है, मैं उसी टेक्निक को रिपीट करने की कोशिश कर रहा था। हार्ड वर्क किया एंड देन मेरी अच्छी टेक्निक ने मेरा कमबैक जो था इस सीरीज में करवाया टेस्ट मैच में जब मैंने 196 किया। तो आई थिंक वो 2010 में जब मैं वापस आया उसमें मैनेजमेंट ने मुझे सपोर्ट किया। सबसे अच्छी चीज़ जो उन्होंने मुझे आई मीन एज ए कैप्टन शाहिद अफरीदी ने और एज ए कोच वकार भाई ने मुझे दिया कि उन्होंने मुझे मेरे एक नंबर पे खिलाया। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो पिछला कैरियर था उसमें सम टाइम मैं 7वें नंबर पे भी गया, सम टाइम 6ठे नंबर पे गया, सम टाइम 3रे पे गया, सम टाइम 5वें पे गया। आई नो कि उस वक्त मैं इतनी अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी नहीं दे सका था, लेकिन क्योंकि मुझे हमेशा अपने अंदर वो डाउट था कि यार पता नहीं ओपनर मैं हूँ ओपनर, लेकिन मुझे कभी 6ठे पे यूज़ किया जा रहा नंबर पे, कभी 7वें पे, कभी 5वें पे, सो मैं सेटल नहीं हो सका। और मैं अपनी उस तमाम तर जो पिछला मेरा जो कैरियर था उससे सीखने के बाद मुझे समझ थी कि मैं ओपनर हूँ, मैंने ओपनर ही खेलना है। और उसमें शाहिद भाई ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मुझे उन्होंने एज ए ओपनर ही खिलाया। वकार भाई ने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है यार ये तुम्हारा चांस है एज ए ओपनर, गो देयर एंड यू नो एंजॉय योरसेल्फ। आई थिंक वहाँ से मुझे, क्योंकि मैंने टेक्निकली काफ़ी काम किया था अपने स्किल्स पे और एक कॉन्फिडेंस था अपने हार्डवर्क का, अल्लाह की ज़ात पे कि यार मैं हार्डवर्क करके वापस आया हूँ, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस के साथ वापस आया हूँ। और वहाँ पे मुझे जो सपोर्ट मिली फ्रॉम कैप्टन एंड कोच, आई थिंक उस टीम के हवाले से मेरा जो कमबैक था वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरा वो कमबैक वहाँ से बड़ा अच्छा हुआ। स्किपर ये बाउंसर बड़े अच्छे छोड़ते हैं मोहम्मद हफीज भाई। ये एक बाउंसर था कि वो जो हालात डेवलप हो गए थे ड्यूरिंग दैट टूर ऑफ 2010 जो कि बड़े अनफॉर्चुनेट, रिग्रेटेबल, आयरॉनिक, मतलब नहीं होना चाहिए था। उस वक्त क्या सिचुएशन थी मोहम्मद हफीज की कि कम बैक करके आ रहा है, परफॉर्म भी करना है, ड्रेसिंग रूम में एक स्ट्रेस भी है, हरासमेंट भी है, मसले भी हैं, मसाइल भी हैं, ये क्या था इस एंगल पे? आई थिंक डॉक्टर साहब मैं इसमें उस मैनेजमेंट की तारीफ करूंगा, ओके, वकार भाई की, राइट, एज ए कोच। बड़ा मुश्किल टाइम था, हमें एज ए प्लेयर बहुत मुश्किल हालात से गुजरना पड़ रहा था। आप ग्राउंड में खेल रहे हैं और आपको मुख्तलिफ किस्म के ताने पड़ रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे जुमले कसे जा रहे हैं। दिस वाज द थिंग, ये जो है कि मेंटली आपको टॉर्चर किया जा रहा है मीडिया में, आप होटल में वापस जा रहे हैं, वहां पे भी आप ग्राउंड में आ रहे हैं तो क्राउड्स की तरफ से कुछ ऐसे आपको मिल रहे हैं। लेकिन आई थिंक कि उस सारे प्रोसेस ने आई थिंक पाकिस्तान टीम को रीगैदर किया और जो कि नजर आया, जो कि बाद में नजर आया, आपको नजर आया होगा कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस वहां से इम्प्रूव होना शुरू हुई हैं। एज ए मैनेजमेंट, अब मैं वकार भाई की पहले भी तारीफ करता हूँ क्योंकि बड़े मुश्किल हालात थे वहां पे, कोई भी दूसरा अगर बंदा होता तो वो छोड़ के चल जाता, लेकिन उन्होंने उस मुश्किल हालात में पाकिस्तान टीम को होल्ड किया। कप्तान ने, शाहिद अफरीदी ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, पूरी टीम ने बड़ा आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्ड किया अंडर दोज कंडीशन, जहाँ पे एक तो सबसे मुश्किल काम यह है कि होम टेरिटरी हम यूज नहीं कर रहे थे, हम लोग सारी अपनी सीरीज बाहर खेल रहे थे और फिर ये सारे कंट्रोवर्शियल मामले को भी डील करना है। आपने पाकिस्तान की जो इमेज जो खराब हो चुका था उसको भी आपने सेटल करना है, मुश्किल हालात में, कंडीशंस में आपने अपने आप को एडजस्ट भी करना है। तो आई थिंक वो सारा जो प्रोसेस था वो मेरे अपने लिए तो एज ए प्लेयर वो बड़ा मुश्किल हालात में परफॉर्म करना आपको
ज़्यादा बेहतर प्लेयर मुझे उसने बनाया उन तमाम इस सारे प्रोसेस ने। और इसी तरह आई थिंक जो दूसरे प्लेयर्स भी थे उनके लिए भी ये बेसिकली एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लें कि उनके लिए टफ कंडीशंस में अपने आप को फेंक के परफॉर्म करने का जो एक प्लेयर की को पुख्ता होने में, उसको मिच्योर होने में जो ज़रूरत थी, वो उसने आई थिंक रोल प्ले किया उसमें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमें मुझे अब ये बताएं कि एक प्लेयर जो कि बाहर टीम से और ऊपर एज कप्तान अंदर आता है और ऐसी सिचुएशन में जहां पे अब आप इतनी बड़ी आपकी इमेज डेंटिंग, इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी, तहस नहस हुआ हुआ था सब कुछ, मोहम्मद हफीज क्या समझते हैं कि मिसबाह उल हक देन एज ए लीडर इवॉल्व हुआ, नहीं हुआ, क्या इम्पैक्ट था टीम के ऊपर, कितना गुस्सा था कि परफॉर्म इसलिए करें, ये हमारे साथ क्या हुआ? आई थिंक सबसे पहले तो मैं मिसबा के हवाले से आपको क्लियर कर दूं कि मिसबा ने हमेशा जो उसका बिलीव है, क्योंकि मैं उसको एज ए फ्रेंड, एज ए प्लेयर पिछले 10-12 साल से जानता हूं, उसने हमेशा हार्डवर्क पे बिलीव किया। और उस वक्त भी जो उसका एज ए कैप्टन कमबैक था, मुझे बाकियों का नहीं पता, आई वॉज वेरी श्योर कि ये बंदा एज ए कैप्टन डिजर्व करता है और वो परफॉर्म करेगा। राइट। उसने जब आई मीन एज ए टीम, जब उसने एज ए कैप्टन अपने आप को वहां पे लेके आया, तो इट वाज डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम, जहां पे ऑलरेडी मैच्योर प्लेयर, बड़े नाम खेल रहे हों और एक बंदा फ्रॉम नोवेयर आके वहां पे कप्तानी कर रहा है। थिंक वहां पे उसका वो एक्सपीरियंस, उसका वो हार्ड वर्क, उसकी वो ऑनेस्टी, उसकी वो कामनेस और वो तमाम एक्सपीरियंस जो उसने डोमेस्टिक में कप्तानी से सीखा हुआ था या पाकिस्तानी की कप्तानी उसने काफी साल की हुई थी, वो सारा कुछ उसके काम आया। और आई थिंक जहां आई थिंक मिसबा ने जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गैदर किया, रीगैदर किया, टेस्ट में जो फतुहात हासिल की, वनडे में जो फतुहात हासिल की, जो सीरीज हमने जीती, इंग्लैंड जैसी टीम को, नंबर 1 टीम को वाइट वॉश करना, 3-0 से हराना, ये एक बेहतरीन लीडर, एक बेहतरीन कप्तान ही कर सकता है, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल था। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। रिमेंबर जब मिसबाह कैप्टन बने थे तो मेरा ख्याल T20 का जो टूर्नामेंट हो रहा था पाकिस्तान में डोमेस्टिक, हाँ जी, आई थिंक मेरा हफीज मिसबाह को लेके आया था मेरे पास। ओके, ये इंटरेस्टिंग है जनाब। वो लेके आए थे तो एडवाइस के लिए, तो मैंने सिंपल 2 चीजें कही थी। मैं क्या, एक तो ये सोचो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ये कप्तानी दी है, कोई ना कोई बजाए, मिलिए, हिम्मत करो। और एक चीज का ख्याल रखना, जो तुम्हारे ख्याल में जो ज्यादतियां होती हैं और तुम क्रिप करते हो कि ये ज्यादतियां हो रही हैं, मेक श्योर करना वो ज्यादती नहीं हो। you'll be fine. Okay. And you know, he did very well. इसमें कोई शक नहीं है। स्लो ओवर है, डिलीवरेड था, हो गया, मिली भगत ही मान जाओ, मिली भगत ही मान जाओ, हो गया। नहीं मनवाना है, क्योंकि उस मैच में आई थिंक 3 सीमर्स थे और उसमें टाइम ज्यादा लग गया, उसमें काफी चीजें थी, तो इसलिए हो गया। अदरवाइज कुछ बिल्कुल ठीक है। पता क्या चक्कर था? चक्कर ये था, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था हफीज के ऊपर कि जी कप्तानी दे दी है, परफॉर्म नहीं हो रहा। ओके यार, पाकिस्तान जाके पता नहीं की होना है, इस तरह करते हैं, टेस्ट मैच की तो तुम्हें करवाई देते हैं। ये सारी मिली भगत था। मेरे लिए बड़ा ऑनर था कि मैंने पाकिस्तान को टेस्ट लेवल पर रिप्रेजेंट किया एज ए कैप्टन। और अनफॉर्चुनेट जो डिजायर्ड रिजल्ट था, जो मेरे दिल में था या जो मेरे दिमाग में था या जो पाकिस्तान की कौम चाहती थी, हम वो नहीं दे सके। लेकिन आई थिंक स्टिल मेरे लिए एज ए कैप्टन पाकिस्तान को टेस्ट लेवल पर रिप्रेजेंट करना वाज समथिंग वेरी स्पेशल। चीज कहूं, जी ठीक है कि बैटिंग फेलियर हो गया, 100 पे टीम आउट हो गई और आप लंबी एक लीड कंसीड कर गए और फिर सेकंड इनिंग में 300 किया और इवेंचुअली 209 रन से आप वो हारे। अजीबोगरीब जावेद ने डिक्लेरेशन की, यू कैप्टन वेल। मैं आपको लेके कह रहा हूँ, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, यू कैप्टन वेल। नजर आई एक चीज की, हाँ यार इस आदमी को समझ है, स्ट्रेटेजिकली, टैक्टिकली। वो ठीक है, बैटिंग फेलियर हो गया और वो एक्सपेक्टेड था, जहाँ पे थोड़ा सा गेम खेला वहां पे हमारे, अब आप अकेले तो लेके नहीं चल सकते थे। सो दैट इज ऑल सेट एंड डन। अब आए ना जरा, नहीं थैंक यू हो गया ना, अब आए ना जरा ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने खेलना, एंड देन वी आर लैंडिंग अप इन श्रीलंका फॉर द ICC T20 वर्ल्ड कप। बहुत
बहुत सारी फ्रेलिटीज नजर आई हैं, आई एम श्योर आपने भी आइडेंटिफाई की होंगी इस टूर पे। T20 के आप कप्तान हैं, वर्ल्ड कप में आप कप्तानी करेंगे और उसमें कमरान अकमल इज बैक, राइट? अच्छा, शकील अंसर इज आउट। बल्कि मुझे ये नहीं समझ आई कि 32 इयर्स में आप उनको लेके जा रहे थे 2 मैचेस के लिए, नंबर 3 खिला के 1-0 हुआ आपने, उसके बाद पता नहीं वो किधर गए। मैं तो अभी ढूंढ रहा हूँ उनको, मिल जाएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। ओके, उसके बाद अब्दुल रज़ाक, आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर गोइंग टू रीइंफोर्स प्लेयर्स, बट अब्दुल रज़ाक मींस मेरे ख्याल में तो मेरे आगे पीछे के हैं, स्टिल प्लेइंग फॉर पाकिस्तान टीम में आ गए। अहमद शहजाद ने 2 बड़ी मैच्योर इनिंग्स खेली थी, अपने एटीट्यूड के बरक्स उन्होंने खेला, ही इज आउट। खालिद लतीफ की जगह असद शफीक आए, ये हो गया। एंड एम आई फॉरगेटिंग अनदर, रजा हसन का भी सुन रहे हैं कि अभी ये नहीं पता कि उनकी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क, बट ये एक 15 मेंबर टीम बनती है। इमरान नजीर का वापस आना, आपसे पहले उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू है और आपसे वो बहुत सीनियर इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में आना जाना, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली। मोहम्मद हफीज को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, मोहम्मद हफीज 27-28 टेस्ट ही खेला, यू नो, उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, तो फिर दोबारा लेके आना, तो मेरे लिए एज ए क्रिटिक, एज ए नकाद, मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि दिस मीन्स कि हम वही रीइंफोर्स करी जा रहे हैं, वही फेसेस, तो क्या आगे कुछ नहीं? डॉक्टर साहब बड़ी क्लेवर मूव है, आपको समझ ही नहीं आ रही क्या? अच्छा ये बताएं जरा। ये क्लेवर मूव है, ये सारे बड़े चालाक हैं। अच्छा ये क्या, ये बता दो जरा। ये बड़े चालाक हैं सारे। अहमद शहजाद को बाहर बिठाना, कम बैक करवा के, तो थोड़ा मुश्किल था। मैंने मास्टर कार्ड प्ले किया, चलो पॉपुलर जो चॉइस है ना उसको डाल दो, कुछ बोलेगा ही नहीं। नहीं, पहले तो मैं आपके सारे प्रोसेस का मैं जवाब यहाँ से शुरू कर दूं कि इसमें आपने 5-6 प्लेयर्स के नाम लिए हैं और मैं बारी बारी अगर आप कहते हैं तो मैं सबके लिए आपके लिए इनमें मुझे तो एक जस्टिफिकेशन नजर आती है, दैट इज असद शफीक इन फॉर खालिद लतीफ। लेकिन आप इसके लिए मैं आपकी इसी सवाल का जवाब भी आप ही से मांग लूंगा सवाल करके। अब मैं भी आपकी तरफ बाउंसर फेंकूंगा ना। पहले तो आपने बात की कि इमरान नजीर का टीम में वापस आना, अहमद शहजाद का बाहर होना, यस, खालिद लतीफ का बाहर होना, असद शफीक का अंदर आना। ठीक है। देखिए, सबसे मुश्किल मेरा अपना ख्याल है कि डिसीजन होता है जब आपने 2 अच्छे प्लेयरों में से कोई एक चुनना। राइट, ठीक। नासिर जमशेद इज आल्सो बैक। आई थिंक वो पहले भी थे लेकिन इंजर्ड हो गए थे, तो अब का मैच खेलने गए, क्या हुआ था, लेकिन विकेट कीपिंग नहीं करनी भाई। वैसे अब तो वैसे उनकी विकेट कीपिंग कर लेनी चाहिए, अक्सर जरूरत पड़ जाती है। आप जरा जहाँ पर रुक जाए, चलो उसके बाद जाओ, आप जरा रुक जाएं, क्योंकि आप जब कप्तान बने थे तो मुझे याद है कि आपने एक चीज कही थी कि सिलेक्शन कमेटी का काम है टीम सेलेक्ट करना, मेरे से इनपुट मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, मैं डिमांड नहीं करूंगा किसी पे। तो ये आपकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं फिर सारे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझसे इस सिलेक्शन के हवाले से एक ऑनेस्ट ओपिनियन लिया गया, मैंने वो ओपिनियन दिया, टीम सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट की, लेकिन क्योंकि मैं खुद उसका हिस्सा था, मैं भी उसमें बैठा हुआ था, मैंने भी अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दिया। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये टीम, अभी मैं उसी चीज के ऊपर कायल हूँ और उसी को लेके चलूंगा अपने जितना भी कप्तानी का। ये मुझे समझाएं, ये आपने क्यों कहा? क्योंकि क्या इसकी वजह ये थी कि आए दिन आप ये सुनते थे कि सिलेक्शन कमेटी और कप्तान में इख्तलाफ हो गया, क्या आपके दिमाग में ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये चीज होनी चाहिए अब कि जिसका जो काम है वो करे? सिलेक्शन कमेटी का काम है सही सिलेक्शन कर रहे, आपने खुद कहा ना कि मुझे एक प्लेयर दे दिया गया, मैंने अपनी इंटेलिजेंस के साथ उसको यूज करना है। तो क्या आपके दिमाग में ये बयान क्या था? क्योंकि हर बंदा जो आता है कैप्टन बनता पाकिस्तान का, वो कहता है जी सारा कुछ मेरा ही है। नहीं, आई थिंक ये वही जगह जो मेरे अपने ज़हन में था, क्योंकि मैंने अपने पूरे कैरियर में देखा है कि एक दूसरे के ऊपर जो ब्लेम गेम है वो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जब जीतता है तो सब जीतते हैं, जब हारते हैं तो सभी हारते हैं। राइट, ये तो बड़ा क्लियर सा मेरी अपनी समझ के, मेरा अपना ओपिनियन है। ठीक हो गया। सिलेक्टर्स एक रिस्पेक्टेबल, रिस्पॉन्सिबल
और उससे बढ़ के अकाउंटेबल जॉब पे फाइज हैं। एक मिनट है यार, कितनी खूबसूरत बोली है, रिस्पेक्टेबल, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल। अकाउंटेबल। फैंटास्टिक, चलें आगे। और अगर वो इस जॉब पे हैं तो उनको पूरा मौका मिलना चाहिए टू गिव द बेस्ट दे थिंक, ताकि उनकी जॉब है वो उसको 110% उसको उनको मौका मिले कि वो उसको डील कर सकें, वो अपने जो भी उनके ख्यालात के मुताबिक एक टीम बनती है वो दे सकें। मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि यस, उनको पूरा वो चांस मिलना चाहिए एज ए सिलेक्टर, जो कोई भी हो। और जो कैप्टन है अगर उसका ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बेसिकली कप्तान ने ही अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक प्लेयर्स को यूज करना है, लेकिन इसको डिफाइन करने की जरूरत है। और ओपिनियन दे दें, अहमद शहजाद को बार हुआ, दो इतनी मैच्योर, लेकिन फिनिश नहीं, मैं आपसे पहले ये क्लियर कर दूं, अच्छा, बेस सारे इस बेस को कि मेरे नजदीक सिलेक्टर्स जो मैंने आपको कहा कि रिस्पेक्टेबल, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल जॉब पे हैं, तो उनको पूरा उनका रोल प्ले करने दिया जाना चाहिए। बाकी दुनिया में अगर आप चल जाए, ऑस्ट्रेलिया में आपका कैप्टन जो उनका कैप्टन होता है वो सिलेक्टर भी है, अभी माइकल क्लार्क उनका सिलेक्टर भी है, ठीक है, एब्सोल्युटली। लेकिन वो हमेशा पूरी दुनिया की क्रिकेट से बहुत आगे सोचते हैं ऑस्ट्रेलियंस। ठीक है, हम लोग भी शायद कभी उस जगह पे पहुंचे ही उनके साथ मैच कर जाएं, लेकिन अभी पाकिस्तान में सिस्टम फाइज नहीं है। मैंने ये चीजें देखी हैं अपने करियर में कि हमेशा किसी भी फेलियर के बाद एक दूसरे के जो बयानात हैं सिलेक्टर्स और कैप्टन के, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं मैंने देखे। ठीक। तो मैंने ये सोचा कि मुझे ये लगता है कि ये जॉब उनकी है, उनको करनी चाहिए, और मुझे मेरी अपनी जॉब करनी चाहिए। ठीक, फर्स्ट क्लास। इसलिए मैंने ये अच्छा, अब जब ये टीम सिलेक्शन हुई है T20 की, जब आप एक बड़े कंपटीशन के लिए जा रहे हैं और आप टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने में रखते हैं कि ओके, ये टीम जो है तगड़ी टीम्स हैं, और हमें अगर टूर्नामेंट जीतना, कहीं ना कहीं हमारा इसके साथ टकरा होगा। कौन सी तीन टीमें सामने रख के आपने ये बड़ी सिलेक्शन की T20 वर्ल्ड कप की? देखिए, इसका जवाब तो फिर वही बात आ रही है कि मैं इस सिलेक्शन का हिस्सा हूं, लेकिन सारी सिलेक्शन मैंने नहीं की। एक्सक्यूज मी। इसमें हमारे चीफ सिलेक्टर इकबाल कासिम साहब थे, तीन दूसरे सलीम जाफर साहब, अजहर खान साहब और फारूक जमान साहब वो थे, डेव वॉटमोर थे, उसके बाद चेयरमैन साहब थे। तो आई थिंक मैं आपको टोटली तो सारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो मैंने आपको पहले कहा था कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं ये समझता हूँ एज ए प्लेयर कि किसी भी प्लेयर के एक या दो मैचेस के बाद उसको ड्रॉप कर देना और उसकी जगह किसी और को लेके आना। लेकिन जो ये टीम सिलेक्ट की गई है, ये वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए जो बेस्ट पाकिस्तान के प्लेयर्स इकट्ठे हो सकते थे वो इकट्ठे किए गए। जो लड़कियां लकी रहे हैं, मैं समझता हूं कि मैं खुद प्लेयर हूं तो मैं इस चीज को समझ सकता हूं कि बड़ा मुश्किल है इस चीज को समझना कि यार मैं 2 मैचेस खेला, मैं नहीं कर सका तो मैं बाहर हो गया। बट स्टिल आई थिंक कि जो प्लेयर्स बाहर हुए हैं, मैं ये समझता हूं कि वो बड़े टैलेंटेड हैं और वो किसी भी वक्त पाकिस्तान टीम में दोबारा कम नहीं, लेकिन अहमद ने परफॉर्म किया हुआ था। मैं तो लॉजिक आप दे दें जवाब मुझे। मेरा ख्याल है कि ठीक है, कोई ना कोई रीजन होगी। अच्छा, ओके, हो सकता है रीजन नहीं है, but like he has said, he's given a hopeful answer for Ahmed Shahzad. Yes. He is not out of the system. बिल्कुल He'll be back. लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये ट्वीट्स भी काफी ज्यादा आए हुए हैं, वो ये पूछ रहे हैं, अभी मेरा क्वेश्चन है, मैं इसको फ्रेज कर रहा हूँ, काफी ज्यादा ट्वीट्स को इकट्ठा करके जो क्रक्स है वो ये है, कामरान अकमल कम बैक कर रहे हैं। मेन वजह उनके कम बैक की है जो उनकी बैटिंग की यूटिलिटी है। अब जब भी आप कामरान अकमल की बात करते हैं, उनकी एज ए लिमिटेड ओवर क्रिकेट में आप बात करते हैं कि ही हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल ओपनिंग द इनिंग्स फॉर पाकिस्तान। ठीक है, यही है ना। फिर जब आप उसको ओपनर यूज कर सकते हैं, तो ये 3 अलग ओपनर, कहीं आप नंबर 3 पे आने का तो नहीं सोच रहे? नंबर 4 मोहम्मद हफीज, नासिर जमशेद, इमरान नजीर।
एंड देन यू हैव कामरान अकमल, जिसकी मेजॉरिटी परफॉर्मेंसेस एज ओपनर है। मेरा थोड़ा सा बाउंसर करना दिल कर रहा है यार, तो कर दे ना ऐसा तो ये आपने इंग्लैंड में कहीं तेज गेंद किए ना खबे? और लीग में करते थे, अभी शौक पूरा करना है। ठीक है। आगे से प्लेयर भी ऐसे होता है कि उसको डक कर देते नहीं सर भाई नंबर से अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं यार, आपने तो सवाल ही बुला दिया मुझे। ये सवाल यही था, अब इस तरफ आएंगे 3 ओपनर्स और फिर कामरान अकमल जो है जिनकी मैक्सिमम परफॉर्मेंसेस एज एन ओपनर है। मैं यही पूछ रहा था कि आप नीचे आने का तो नहीं सोच रहे? नंबर 3, नंबर 4? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कामरान अकमल के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि कामरान पाकिस्तान के लिए एज ए बैटिंग विकेट कीपर बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे चुका। उसकी यूटिलिटी एज ए ओपनर, एज ए नंबर 3 बैट्समैन ऑलरेडी देयर इज नो डाउट कि उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन आई बिलीव कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो पिछले कुछ अरसे से मसला चल रहा है, वो लो मिडिल ऑर्डर की फिनिशिंग टच नहीं दे पा रहे एज ए बैटिंग यूनिट। तो कामरान अकमल या शाहिद अफरीदी या शुएब मलिक, ये वो प्लेयर्स हैं जो जब आपके मिडिल ऑर्डर में आपके पास मौजूद होंगे तो वो मैं ये अभी नहीं कह रहा कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, लेकिन ऊपर जो स्ट्रेंथ है जिसमें इमरान नज़ीर है, जिसमें मैं हूं, उसके बाद नासिर जमशेद है, हम लोग ये समझते हैं कि ऊपर ये हमारा रोल है, मैं ये समझता हूँ। और नीचे से कामरान की जो यूटिलिटी है एज ए बैट्समैन, वो मैं नंबर 3 पे भी यूज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू टीम, देखते हुए अकॉर्डिंग टू द प्लान, और उनको मैं नंबर 5, 6 पे भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि उनमें ये एबिलिटी है कि वो बेहतरीन जो बैटिंग है वो नंबर 5, 6 पे भी कर सकते हैं। हफीज साहब 20 ओवर्स की बात कर रहे हैं, तो मिडिल ऑर्डर की जो आपकी स्पाइन है वो कौन आपको सर्व कर रहा होगा? उमर अकमल और शुएब मलिक आई थिंक काफी अरसे से। Where is असद शफीक फिटिंग इन? नहीं, देखिए वो हमारे साथ है, बिकॉज असद शफीक ने जो प्रॉमिस शो किया है इस पूरी सीरीज में, ठीक है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज, और यहाँ पे मैं उसको अजहर अली दोनों को प्रेस करना चाहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एज ए प्लेयर डेवलप किया और जिस तरीके से माशाल्लाह उनका कैरियर इंक्लाइन और हाई की तरफ जा रहा है। आई थिंक इन दोनों को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, इन दोनों प्लेयर्स को, और आई थिंक उनके साथ अगर कहीं किसी जगह पे अल्लाह ना करे अगर उनको किसी जगह पे बैड पैच भी आए, तब भी इन दोनों प्लेयर्स को हमें सपोर्ट करने की जरूरत है और इनको बनाने की जरूरत है फर्दर। नाउ रज़ाक, दो ऑलराउंडर्स, मुझे पता आप ये कहेंगे कि एक बैटिंग ऑलराउंडर है और एक बॉलिंग ऑलराउंडर। ये कह के मैं जाने से बचने नहीं दूंगा। आप मुझे ये बताएं, शायद अफरीदी भी है 20 ऑलराउंडर, शायद अफरीदी भी हैं, शुएब मलिक भी है, शुएब मलिक भी हैं, दो ऑलराउंडर्स। देखिए जवाब आपने पहले को दे दिया, पहले तो मैं उसको फिर डिफाइन करूंगा, मैं उसको बताऊंगा आपको। यासिर अरफात सोहेल तनवी बॉलिंग ऑलराउंडर है, अब्दुल रज़ाक इस वक्त बैटिंग ऑलराउंडर है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो मैंने देखा पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान का जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो मैच फिनिश नहीं कर पा रहा और अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दे पा रहा, जो कि पाकिस्तान की हमेशा से स्ट्रेंथ थी कि जब भी विकेट्स इन हैंड होती थी तो हम लोग आखिरी ओवर्स में दूसरी टीम को 8 ओवर में 70, 80, 100 भी कर देते थे। लेकिन फॉर सम रीजन पिछले कुछ मैचों में, जो पिछले साल 1.5 साल से मैचेस हैं, पाकिस्तान ने वो नहीं किया। अब्दुल रज़ाक का टीम में आना ये सिर्फ मेरा अकेले का डिसीजन नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि इस पूरी टीम को बनाने में पूरी सिलेक्शन कमेटी इन्वॉल्व थी, लेकिन अब्दुल रज़ाक, मेरा अपना ख्याल है कि मैं आज भी अगर अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड करूं तो मैंने जो अपनी लाइफ की बेहतरीन इनिंग्स देखी हुई है वो अब्दुल रज़ाक की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन अबू धाबी देखी हुई है, जहां पर उन्होंने सिंगल हैंडेडली वो मैच जो किसी के भी जेहन में नहीं था कि पाकिस्तान जीत सकता है, उन्होंने वहां पे 100 किया और वो मैच जितवाया। इसमें मेरा एक काउंटर हनीफ मोहम्मद साहब ने भी 205 किया था 92 में ओल्ड ट्रैफर्ड में, और इंजी ने मेरे मैच जिताया। लेकिन मैं आपको अभी भी बता दूं कि अब्दुल रज़ाक, मुझे ये लगता है कि उनकी जो बैटिंग एबिलिटीज है उससे पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म में बड़ा अच्छा फायदा, बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं खिलवाड़ हूँ इस तरफ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा जी फिनिशर नहीं हमारे पास। आप मेरे ख्याल खेलेंगे ना इंग्लैंड जो सीरीज हुई है,
इंग्लैंड दुबई में जो है जी। वनडेज और T20 आपको उन्होंने कहाँ पे पकड़ा? डन बैक, सारे इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर्स थे स्लोअर वन कर करके, ये सारी दुनिया को रिपोर्ट पहुंच चुकी है कि आप के खिलाफ उन्होंने जोर से बल्ला पकड़ा हुआ है, उन्होंने चलानी है। आप हिटर्स लेके आ रहे हैं, पूरी दुनिया को ये पता है कि आप स्लोअर वन के ऊपर फंस जाते हैं, आप सारे हिटर जमा करने शुरू कर दिए एंड में। आपको तो आपने बल्ला जोर से पकड़ा होना ना, आपने कुछ सोचा है कि खिलाफ क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल होंगे कि आप इतने ज्यादा हिटर्स जो है उनको जमा किए जा रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्लेयर चाहिए जो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए 20 ओवर्स में आपके जो 14 ओवर के बाद आपका जो क्रिकेट है, ये मेरा सवाल नहीं, मैं बता दूं, ये काशिफ अशरफ साहब ने ये ट्वीट भेजा है। काशिफ साहब एब्सोल्युटली इंप्रेसिव। चलो जनाब, मैं जनाब ये कह सकता हूँ कि देखिए जो हिटर की जो बात कर रहे हैं, अब इसमें T20 के आखिरी जो 6 ओवर हैं उसमें आपको ऐसे ही प्लेयर चाहिए जिनकी ये एबिलिटीज हों कि वो बड़ी हिट लगा सकें। मैच फिनिश करने के लिए आपको 8 से 9 रन की एवरेज करनी होती है। ये वनडे क्रिकेट नहीं है जिसमें 5 की एवरेज करनी पड़ती है। T20 में जैसे ही आपने फिनिश करना है, पहले बैटिंग करते हुए या चेस करते हुए, आपका जो नेट रन रेट आता है, सॉरी आपका जो रन रेट आता है ओवर में, वो 8 से 9 तक पहुंचा होता है। या तो आपने पहली इनिंग्स में इतना स्कोर करना होता है कि आखिरी 6 ओवरों में आपने 50 रन करने हैं, 55 रन करने हैं, ताकि आप मैच को अच्छी जगह पे फिनिश करो, या आपने उसको चेस करना है। हफीज, जो आमिर ने बात की बड़ी सीरियस नोट पे अब, कि जो ज्यादा जोर से बल्ला पकड़ते हैं, ज्यादा जोर से जो बल्ला पकड़ते हैं, जब स्लोअर वन जानी है, सारी दुनिया को पता है कि हमारी वीकनेस कहाँ पे, वीकर लिंक कहाँ पे। असद शफीक ने ये श्रीलंका जाने से पहले ट्रायल मैचेस में फुल पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट T20 में फिनिश भी किया, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, मानते हैं आप? अच्छा, शोएब मलिक थ्रू आउट ऑफ T20 उठा के देख लेंगे तो इतने को मैच्योर हो चुके हैं एज ए फिनिशर, ठीक है। So you still want us to believe, Amir Suhail and Numan Niaz sitting here to believe that we needed big hitters instead of these people that you can win not only scoring 8-9 ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया ना, ये तो पॉइंट हो गया कि बिग हिटर्स वाली। अब हफीज ने जो बात की है, अलाउ हिम टू फिनिश हिज पॉइंट फर्स्ट, लेकिन मैं एक चीज की याद दहानी कराना चाहता हूं कि हम क्यों ऐसा मेथड नहीं ड्राइव करते कि हमें वो वाली नौबत ही ना आए कि हम आखिरी ओवर्स में सारा कुछ करना है। हम पहले से ऐसा मोमेंटम लेके चले कि हम जो है वो आसानी से जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करें विदाउट सफोकेटिंग आवरसेल्फ। क्योंकि आप देखें, आपका ये जो ओल्ड मेथड है ये नहीं काम कर रहा कि एंड पे जाके हम लोग कर लेंगे, एंड पे जाके मार लेंगे, अब वो नहीं हो रहा। अब आपको जो मेरा पॉइंट था कि इतने ज्यादा हिटर जब आपने करने हैं, ये मैंने ओपनर का भी इसलिए क्वेश्चन किया था कि 4 ओपनर्स हैं आपके पास T20 फॉर्मेट में, यू गेव मी एन आंसर, एक्सेप्टेड। लेकिन फिर आप रजाक को भी लेके आ रहे हैं हिटिंग के लिए, वेयर एज कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में झोल है जिसको आपने कंसिडर करना, आपके पास टाइम है। अभी से आपने ये देखना है, ये प्लेयर्स जो हैं इनका रोल आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्लोअर वंस होने, आपको पकड़ नहीं उन्होंने इस चीज के ऊपर है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए जो वर्ल्ड कप, एक्सक्यूज ये सीरीज नहीं है, वर्ल्ड कप है जिसमें हर दूसरा मैच आपका एक डिफरेंट ओपोनेंट के साथ होता है, जहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटेजी आपने बनानी होती है, जो कि आप मुझे बता रहे हैं। और मैं भी बिलीव करता हूँ कि वर्ल्ड कप में है ही ऐसे, सीरीज नहीं है कि एक ही सीरीज में हम 5 मिनट लगातार एक ही टीम के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे हर एक मैच के बाद नया जो है वो अपोजिशन आएगी। तो आई थिंक मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम तर प्लेयर्स एक ही मैच में खेल जाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टीम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कंडीशंस को देखते हुए जो बेस्ट अवेलेबल टीम होगी उन कंडीशंस में हम उनको खिलाएंगे और उनके मुताबिक इंशाल्लाह ताला जो बेस्ट रिजल्ट है वो लेके आएंगे। इसमें ये तमाम एज ए ओपनर, एज ए मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, बॉलर्स का यूज करना, ये सब कंडीशंस और ओपोनेंट को देखते हुए हम लोग उसको डिसाइड करें। अच्छा प्लीज, हारिस सुहेल जी went on the tour. Yeah. He's out now. किसी ने बात की आपने उसको फोन किया?
देखिए मैं पहले इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के भी कह रहा हूँ कि जो भी प्लेयर्स पिछली T20 जो मेरे साथ वो गए और अनफॉर्चुनेट वो इस मेगा इवेंट के लिए सिलेक्ट नहीं किए गए या नहीं हो सके, मैं उनको अनलकी इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद समझ सकता हूँ एज ए प्लेयर कि ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि मैं 2 मैचेस के लिए गया, मुझे चांस मिला या नहीं मिला और उसके बाद मैं टीम से बाहर हो गया। और मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के यही बार बार ये बात पहले भी किया, अब भी कह रहा हूँ कि इन प्लेयर्स के पास, हारिस सोहेल के पास या खालिद लतीफ या अहमद शहजाद या और भी कोई, हमाद आजम इस टीम में नहीं है, ये प्लेयर अभी यंग है और इनके पास इनफ टाइम है कि वो दोबारा कम बैक कर सकें। वेयर एज प्लेयर्स लाइक अब्दुल रज़ाक, प्लेयर्स लाइक इमरान नज़ीर जो पिछले 2 साल से 2.5 साल से टीम से बाहर हैं, आई थिंक इस मेगा इवेंट में उनके पास ये चांस है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा और बेहतर परफॉर्म करें, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के लिए आप शॉर्ट टर्म जो है वो उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, उसमें आई थिंक कि फॉल करते हैं आपके अब्दुल रज़ाक, जिनके पास शायद टेस्ट वो नहीं खेलते, वनडे में शायद अभी उनकी जगह नहीं बन रही। तो ये एक वाहद फॉर्मेट है, क्योंकि अभी रिसेंटली वो लेस्टर शहर से खेल रहे थे, उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज वहाँ पे दी। ये क्राइटेरिया मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा यहाँ पे कि उनकी सिलेक्शन जो है वो किसी बाहर की मुल्क की परफॉर्मेंस के साथ मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के लिए वो अवेलेबल हो गए, लेकिन यह है कि क्योंकि वो फॉर्म में थे और उनका बेस्ट यूज जो हो सकता था T20 फॉर्मेट में हो सकता था, तो आई थिंक इसीलिए सिलेक्टर्स उन पर एतमाद किया। और मुझे एज ए कैप्टन अपनी तमाम ये जो 15 की टीम मुझे मिली है, 15 स्क्वाड जो है मेंबर्स का, मुझे इनकी तमाम की एबिलिटीज पे 110% यकीन है और आई नो कि आई कैन यूज देम इंशाल्लाह। क्योंकि आपने ये जो शॉर्ट टर्म बात की है कि कुछ चीजें आपको शॉर्ट टर्म में जो है वो कंसिडर करनी पड़ती हैं। लेट्स सपोज कि अब्दुल रज़ाक बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर जाते हैं जी, अब आप शॉर्ट टर्म कह रहे हैं, क्या फिर आप परसिस्ट करेंगे? देखिए यही वो चीज़ है कि लाजमी नहीं कि एक प्लेयर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको बाहर निकाल दिया जाए। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और कर रहे होंगे तो पाकिस्तान को तो उनकी सर्विसेज चाहिए, पाकिस्तान को तो अच्छी सर्विसेज चाहिए एक अच्छे सीनियर प्लेयर से, और अगर वो करेंगे तो जरूर जब तक उनको फिटनेस और उनको यकीन है कि वो कर सकते हैं डिलीवर, वो जरूर खेलेंगे। ओके, तो अगर वो जरूर खेलेंगे तो इसका मतलब है जो सेकंड इन लाइन है, जब आप हमाद आजम की बात करते हैं उनका तो प्रोग्रेशन रुक गया नहीं। आई थिंक यही वो जगह जहां पे मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर समत में ले जाने के लिए जो प्लेयर्स भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक 1, 2, 3, 4 साल खेलेगा, क्योंकि मैं खुद इसका हिस्सा हूं, मैं इसमें से गुजरा हूं, मैंने 3 साल, क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला ये है कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ऑन नहीं किया जाता, उसमें कीड़े तो निकाले जाते हैं लेकिन वो जैसी कैसी भी है उसको ये नहीं कहा जाता कि यार ये हमारी फर्स्ट क्लास है। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत कंपेटिटिव है, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास, मैंने उसमें 3 साल खेल के बड़ा इंप्रूव किया है। ये प्लेयर्स हमाद आजम या हारिस सोहेल या और भी यंगस्टर्स, अहमद शहजाद, खालिद लतीफ या और भी जो आने वाले यंगस्टर्स हैं, अगर ये अपने आप को पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास में खेल के साल या 2 साल मजीद इंप्रूव भी कर लेंगे तो ये उनके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगा, ये उनके एक्सपीरियंस के लिए बेहतर है और जब भी वो वापस आएंगे वो पाकिस्तान के लिए बेहतर और अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। हमें एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, ठीक है कि दिस इज वन वे जो आपने एक चीज देखी है, वो कि इसमें भी बहुत सारा मुझे स्केप्टिसिज्म है कि आप प्लेयर पाथवे जब आइडेंटिफाई करते हैं, जब एक बंदे को आप ब्रिंक पे ला के, फ्रेंच पे ला के, पाकिस्तान खिला के, तो उसमें सिर्फ आप उसको टीम से बाहर नहीं कर रहे होते, उसका मोरल है, उसकी साइकोलॉजिकली उसको आप कितना डैम्पन कर रहे हैं, उसका फोकस, उसका इनिशिएटिव, ठीक है, लेकिन दैट इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग। मुझे आप ये बताएं कि मोहम्मद हफीज इज गोइंग एज T20 कैप्टन फॉर द ICC वर्ल्ड कप, वहां पे वेस्ट इंडीज T20 में एक डिफरेंट टीम है, वहां पे आपको इंडिया भी है, वहां पे आपको न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, सारी टीम है। क्या आप लोगों ने बैठ के जो आजकल हो रहा है, जो बड़ी टीमें कर रही हैं, साउथ अफ्रीका भी है, क्या आप लोगों ने एनालिटिकली अप्रोच करने की कोशिश की है? ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट क्या है T20 में? इंग्लैंड किस तरह 2010 का वर्ल्ड कप डिफेंड कर रहा होगा? ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका जो है वो क्या कैसे कॉम्पनसेट करेंगे, कौन अंदर आ रहा होगा? ये चीजें अब शुरू हुई ऑन द ड्राइंग बोर्ड। देखिए ये प्रोसेस सिर्फ एक अकेला कैप्टन नहीं करता, ठीक है, इसमें आपका कोच इन्वॉल्व होता है, आपके एनालिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनती है। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान क्रिकेट या किसी भी टीम के लिए किसी भी मेगा इवेंट में जाने से पहले जो उसका मोमेंटम है
वो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये 3 मैचेज ऑस्ट्रेलिया के साथ हम खेलेंगे, पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी, ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ से एक मोमेंटम हम कैरी करेंगे फॉर द मेगा इवेंट, क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिस मिलेगी, जो प्लेयर्स खेलेंगे, जो स्ट्रेटजीज या जो एक प्लानिंग है मेरी एज ए कैप्टन या एज ए टीम, जो प्लान बनेगा जिसमें कोच इन्वॉल्व होंगे, हम सब बैठ के जो प्लानिंग करेंगे, हम प्लेयर्स को जो चांस देंगे और उनका जो परफॉर्मेंस इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट परफॉर्मेंसेज वो दें, ताकि उसी मोमेंटम और कॉन्फिडेंस को हम एक मेगा इवेंट की तरफ लेके जाएं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें, और डेफिनेटली हर एक टीम के मुतालिक एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी और उसके मुताबिक जो है वो टीम खिलाई जाएगी। स्किपर, आपने अब इसमें जो मैंने क्वेश्चन किया है, आपने मुझे ये बताना है कि यू आर सेटिस्फाइड विद हिज रिस्पांस कि मोमेंटम ठीक है, बिल्डअप ठीक है, बहुत जरूरी है मोरल के लिए, लेकिन आगे एनालिटिकली अप्रोच करना, हर आउटफिट को, कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए कहाँ पे खेलना है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनके वीकर लिंक्स क्या हैं, तो वो अप्रोप्रिएट पाकिस्तान में माजी में या अब आपको लग रहा है कि ऐसे होता है? एक ब्रेक लेते हैं, वी कम बैक एंड देन यू हैव टू आंसर दिस फॉर मी। सो इस वक्त लेंगे जी एक शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो अवे, स्टे ट्यून टू PTV Sports, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर्कल। एक जो सबसे एंटरप्राइजिंग चीज आज के शो की, मोहम्मद हफीज ने तो रिवील बहुत कुछ कर दिया कि माशाल्लाह क्रिकेट की इनसाइट है, लेकिन जो आपके ट्वीट पे रिस्पांस आ रहे हैं, फेसबुक पे एंड ईमेल्स, दैट मींस यू आर राइट अप देयर एंड वेरी इंप्रेसिव क्वेश्चंस, सो वेरी वेल डन जी। इसके बाद हफीज, उमर अकमल, जब आप सुई गैस के कप्तान थे, यू सपोर्टेड हिम, आपने उसकी जो क्रिकेट में जो निखार था लाने में बहुत ज्यादा किरदार अदा किया, आपने उसको एलिवेशन भी दिलवाई। एक क्या रीजन है कि कंसिस्टेंसी नहीं देखने आती? टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो टैलेंट जो है ट्रांसलेट सही तरीके से नहीं हो रहा। क्या सोचा आपने उनके बारे में कि उनका यूसेज क्या होगा? और बार बार वो ये कह रहे हैं, आपने खुद कहा कि एक नंबर पे नहीं खिलाया जाता, वो एक नंबर मांग रहे हैं, आप क्या उसको वो वाला नंबर देंगे? वाह, नंबर 3 नहीं, नंबर 4 के मुतालिक उसने अक्सर बात की है। नंबर 3 भी वेबसाइट्स पे, एनीवे यू नो इट, बट एनीवे आई थिंक उमर अकमल के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। उसका टैलेंट आई थिंक अगर मैं अपने साथ कंपेयर करूँ तो आई एम नोवेयर, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि उसको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अपने टैलेंट का जो बेस्ट यूज़ है वो नहीं कर पा रहा फॉर सम रीज़न। मेंटली आई थिंक उसको मज़ीद कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, और उसको ये रियलाइज करवाने की ज़रूरत है कि जो मुझे ये लगता है कि मैंने उससे सीखा है कि अगर मैं एज ए बैट्समैन सेंचुरी स्कोर नहीं करूँगा या बड़ी सेंचुरी नहीं करूँगा जिससे टीम को फ़ायदा होगा, मेरे 30, 40, 50 से कभी भी मेरी रैंकिंग या मेरा जो नाम है या पाकिस्तान टीम जो है वो बड़ी नहीं हो सकेगी, या उसकी जो परफॉर्मेंसेज है जो हम देखना चाहते हैं वो नहीं हो सकेंगी। जैसे कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं एज फार एज टैलेंट इज कंसर्न, तो विराट कोहली जो इंडिया के प्लेयर हैं, उन्होंने उस बड़ी टीम में जिसमें सचिन तेंदुलकर मौजूद थे या है, अभी भी हैं, द्रविड़ हैं, युवराज हैं, गंभीर है, सहवाग है, वहां पे उन्होंने अपनी एक अलग से मुकाम बनाया है। कैसे बनाया? कि उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। तो आई थिंक इनकी क्रिकेटिंग जो अभी तक जो कैरियर है, आई थिंक जो मैं चाहता हूं कि मैं ऑन एयर भी इनको कह रहा हूं, मैं वैसे भी कहता हूं कि जैसे ही ये सेंचुरी स्कोर करना शुरू करेंगे, आई थिंक आप इस चीज को सेकंड करेंगे कि एज ए बैट्समैन जब आप मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं और सेंचुरी स्कोर्स करते हैं, तो फिर आपका जो एज ए प्लेयर जो आपकी जो कैपेसिटी है, जो आपकी मैच्योरिटी है, वो सही तरीके से सामने आती है। और आई थिंक अभी अगर आप देखें कि उमर अकमल ने अपने टैलेंट से पहले ही साल में जब उन्होंने अपना डेब्यू किया, उन्होंने एक वनडे की सेंचुरी की हुई है और एक टेस्ट की सेंचुरी की हुई है। आई थिंक ये एक एरिया है जहां पे वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो जब ये करेंगे यू विल सी अ डिफरेंट उमर अकमल ऑल टुगेदर। मेरी तरफ से भी एक चीज कर दीजिएगा, उन्हें कहिएगा चौका मारना और लगाने में फर्क सीख लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शॉट सिलेक्शन, चौका मारना और लगाना, वही शॉट सिलेक्शन हो गई। आई थिंक ये उसी को
कवर करता है कि जब आप सेंचुरी स्कोर करते हैं देन आपको अपनी इनिंग्स ग्राफ्ट करनी पड़ती है और आपको बड़ी ऐसी शॉट्स छोड़नी पड़ती हैं जो आपके पेट शॉट होते हैं। तो आई थिंक जैसे ही वो इस मोड में वापस आएंगे, बड़ी सेंचुरी स्कोर करना शुरू करेंगे, यू विल सी अ वेरी डिफरेंट हफीज, मैंने मैं आगे चलना चाह रहा हूँ कि चीजें सोची हुई हैं। अब यह है कि आप इनहेरिट करेंगे पाकिस्तान की कैप्टनसी इन T20, तो कर आगे आप वनडेज इन टेस्ट मैचेस, मुश्किल टाइम होगा। वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया, अब आपके मुश्किल टूर आने शुरू होंगे, साउथ अफ्रीका, ब्ला ब्ला ब्ला। पाकिस्तान से बाहर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, दुबई, अबू धाबी, शारजा, फिर आपने सीरीज खेली बांग्लादेश में, जिम्बाब्वे गए, वेस्ट इंडीज गए, वहां तक तो ठीक है। क्या क्या चीजें आपके ख्याल में फ्यूचर में पाकिस्तान को करनी पड़ेंगी कि वो एक वेल राउंडेड टीम बने? बाहर जो मुश्किल सर्फेसिस हैं, ऑस्ट्रेलिया में आज तक आप नहीं जीते टेस्ट मैच सीरीज, साउथ अफ्रीका में नहीं आप जीते, वेस्ट इंडीज में आप नहीं जीते हुए। क्या क्या आपके ख्याल में चीजें पाकिस्तान टीम को रिक्वायर्ड होंगी आगे चल के? देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ पे प्रेस करना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। पिछले 3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स होम टेरिटरी यूज नहीं कर रहे, होम क्राउड मिस कर रहे हैं। सारी क्रिकेट पाकिस्तान की अवे हो रही है। यूएई कहा तो वो होम सीरीज आती है, लेकिन वो पाकिस्तान की कंडीशन से टोटली डिफरेंट कंडीशंस हैं। हमारे लिए भी उतनी ही डिफरेंट होती है जितनी किसी बाहर आने वाली टीम जैसे श्रीलंका आई है या साउथ अफ्रीका आई है या ऑस्ट्रेलिया आई है। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान टीम के तमाम उन प्लेयर्स को जिन्होंने पिछले 3 सालों में मुश्किल हालात के बावजूद परफॉर्मेंसेज को मेंटेन किया पाकिस्तान के लिए, मैं उनको प्रेस करना चाहता हूँ यहाँ पे। सेकेंडरी जो आपने मुझे बात की है कि टास्क मुश्किल है, देयर इज नो डाउट। जो चीजें सेट होने वाली हैं, आई थिंक जो मुझे लगता है एज ए प्लेयर, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टैंडर्ड्स हैं। फॉर सम रीजन मैंने ये देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टैंडर्ड सेट नहीं हुए, जहां पे ओपनर का एक रोल है, नंबर 3 का एक रोल है, नंबर 4 का एक रोल है, इसी तरह मिडिल ऑर्डर्स का एक रोल है, लो मिडिल ऑर्डर का रोल है, फास्ट बॉलर्स का रोल है, स्पिनर्स का रोल है। आई थिंक कि समवेयर वी एज ए टीम आर लैकिंग टू सेट द स्टैंडर्ड्स, जो कि बाकी दुनिया की टीम में अगर आप जाएं, इंग्लैंड, उनके स्टैंडर्ड सेट ने, उनके प्लेयर्स जो मर्जी आए या चला जाए, वो एक स्टैंडर्ड सेट एज ए ओपनर, एज ए मिडिल ऑर्डर, जो मर्जी प्लेयर छोड़ के जाता है उनकी टीम में कोई कमी नहीं आती। सिर्फ एक वाहद एरिया ऑस्ट्रेलिया की टीम में उनका स्पिन अटैक आया, जैसे उनका शेन वॉर्न वहां से गए, उनके स्पिन शायद वो वैसा नहीं उसको मेंटेन कर सके, इसलिए उनकी टेस्ट रैंकिंग थोड़ी सी नीचे गई है। लेकिन अगर आप ओवरऑल उनके स्टैंडर्ड्स पे जाएंगे तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था जिसको उनके काफी ग्रेड्स जाने के बावजूद उनके जो टीम की स्ट्रेटेजी, जो टीम की परफॉर्मेंस है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आई थिंक मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाए और उसके मुताबिक आपके ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपके प्लेयर्स हैं वो उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपना अपना रोल प्ले। ये तो आप वापस ले गए ना, सारी डिस्कशन आप डोमेस्टिक की तरफ ले गए ना, जो अभी आपने बात की थी कि हमारी जिस तरह की भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको कोई ऑन नहीं करता। भाई जिन्होंने बनाई भी है वो जाके इंटरनेशनल चैनल पे बैठ के क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, ये जिन्होंने रीजनल सेटअप लाए थे कि जी हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं ठीक। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें एम्फेसिस होना चाहिए कि प्लेयर को एट द वेरी बिगिनिंग ये बता दिया जाना चाहिए कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और वो नहीं हो रही है आपके ख्याल में? लेकिन मैं इसको क्लियर इस तरह करता हूं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे अपने नजदीक पाकिस्तान की क्रिकेट या पूरी दुनिया की क्रिकेट में अगर कोई प्लेयर बनाती है क्रिकेट तो वो टेस्ट क्रिकेट है। T20 ने आज तक कभी कोई बड़ा प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया, ना वो कर सकेगी। वो एक फन है, वो एक एक्साइटमेंट है, उसमें पब्लिक का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, फाइनेंशियली इसमें बड़े मामलात हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर जाएंगे क्रिकेट के हवाले से तो आपको जो प्लेयर मिलेंगे वो टेस्ट क्रिकेट ही प्रोवाइड करेगी। जैसे कि अभी मैं रिसेंटली आपको मिसाल दे देता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट
में बड़ी देर के बाद दो अच्छे प्लेयर्स आए, एक अजहर अली और एक असद शफीक, ये दोनों टेस्ट क्रिकेट ने प्रोवाइड किए हैं। तो हमें, मुझे ये लगता है फ्यूचर में जितना ज्यादा अपने फर्स्ट क्लास को हम कंपेटिटिव कर देंगे, मुश्किल कर देंगे फर्स्ट क्लास खेलना। फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड इतना मुश्किल होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं 80% 70% आपके टेस्ट लेवल को मैच कर रहा हो, ताकि जब आपका बंदा आपकी फर्स्ट क्लास, मुश्किल फर्स्ट क्लास खेलने के बाद टेस्ट लेवल के ऊपर आपकी टीम के अंदर एज ए प्रोडक्ट बन के रिप्रेजेंट करे, वो ये शो करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट क्या है, क्या उसका म्यार क्या, उसका स्टैंडर्ड क्या है। दैट्स व्हाट आई मीन कि एज ए टीम हमें स्टैंडर्ड सेट करने की जरूरत है, और वहां उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सही पुख्ता मैच्योर प्लेयर वहां पे लाने की जरूरत है। इसके फिर एक चीज मेरे ज़हन में है, अभी आपने जिक्र किया था विराट कोहली का, थोड़ा सा एक हुआ मैं कि आप कंपेयर कर रहे थे उमर अकमल के साथ। टैलेंट, एक मिनट है, ओनली द टैलेंट, ओके, टैलेंट नॉट द परफॉर्मेंस, ओनली द टैलेंट। परफॉर्मेंस भी नहीं, टैलेंट भी। अब जरा है ना कि टैलेंट एक होता है कि बड़ा नेचुरल अर्ली टाइम कर लेता है, अर्ली आए है, पिक कर लेता है, ठीक है, हिट बड़ी आला खूबसूरत मारता है, हर गेंद को टाइम करता है, डन, टैलेंट में आ गया, ये स्किल में आ गया। विराट कोहली क्या आपको सिर्फ स्किल नजर आई है? विराट कोहली क्या आपको सिर्फ टैलेंट नजर आया? उसका मेंटल एटीट्यूड, उसकी एग्रेशन अगेंस्ट ऑपोजिशन, उसका साइकिंग आउट, उसका अपॉर्चुनिटी को अवेल करना, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिटरमिन करना, उसकी स्ट्राइक रोटेशन, उसकी जो जाता है एवरेज के पीछे कि किसने एवरेज को से चेज करना है, जैसे वो डायनामिक्स को डिफाइन करता है। मैं ये आपका सारा जो क्वेश्चन है इसको मैं कर दूं क्या? आपने अभी बात की थी कि सचिन तेंदुलकर भी खेल रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, क्या इस चीज ने उनको प्लेयर नहीं बनाया कि अगर मैंने यहाँ पे सर्वाइव करना है, मैं यही जवाब देने लगा, देखिए ये मुझे करना पड़ेगा, क्या हमारे पास वो चीज नहीं है? देखिए मैं यही पे वापस आ रहा था, मेरे जवाब का जो समराइज था वो यही था कि देखिए उनके पास, अगर मैंने विराट का नाम लिया तो इसलिए लिया कि उनके उस ड्रेसिंग रूम में बहुत बड़े प्लेयर मौजूद थे, हैं। सचिन तेंदुलकर आइकॉन है उनके लिए, रोल मॉडल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रोल मॉडल्स की कमी इस वक्त मौजूद है। क्यों कि हमारे यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स थे वो सम रीजन पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी नहीं रहे। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान टीम के बेहतरीन प्लेयर हैं, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हैं, फॉर सम रीजन वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। तो जब नया प्लेयर आएगा, जब वो अपने बड़े प्लेयर के साथ नहीं ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा, वो उसको पुख्ता होने में, मैच्योर होने में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अच्छा, अब एक मिनट इधर ही, अब आपने एक चीज थोड़ी सी बॉलर, हम लोग अपनी बॉलिंग रैंक के अंदर जो थोड़ा सा हमारा डिक्लाइन आया है, जो हमें नजर आ रहा है कि हमारा पेस अटैक थोड़ा सा नीचे गया है, सडनली एक ऐसा गैप क्रिएट हुआ है कि अब उनके पास भी, आने वाले बंदे के पास भी कोई रोल मॉडल मौजूद नहीं। अब आप इधर थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन, सीनियर प्लेयर ने जाना होता है। आमिर सुहेल जो है वो 2012 तक नहीं खेल सकता था। दिस मीन्स कि हमने प्लेयर प्रोक्योरमेंट तो कर ली, लेकिन प्लेयर हमने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट नहीं की। वन, मोहम्मद हफीज परफॉर्म करता है, इज ए परफॉर्मर, मिसबाह उल हक भी है इस टीम में, यूनुस खान भी है। तो क्या हम उस रोल मॉडल स्टेचर में नहीं गए तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में कोई कमी आ गई है कि एक जमाने में सईद अनवर, आमिर सुहेल, बासित अली, जावेद मियादाद, एजाज अहमद, इंजमाम उल हक, इसका सिंपल जवाब है डॉक्टर, इसमें से हमारी इसका तो श्योर है कि कंपेटिटिव नहीं है यहाँ पे, क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है, कंपेटिटिवनेस नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो बात है डॉक्टर साहब, वो आपको किसी सिस्टम को पढ़ने के लिए जो है इतनी ज्यादा स्टैट जमा करने की जरूरत नहीं होती। हफीज ने खुद कहा कि ही वाज थ्रोन अर्ली, लेकिन टीम में रहने के बाद, इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, उसके बाद इन्होंने रियलाइज किया मेरी टेक्निक उधर नहीं है। फैंटास्टिक। सो इट टुक हिम हाउ लॉन्ग? यार अब देख लो कि 9 साल में 28-29 टेस्ट हैं टोटल, ठीक है, प्लेयर ऑफ हिज कैलिबर एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद आप वापस आ जाए, पिछले कितने अरसे से आप देख रहे हैं कि आपके डेब्यूज कौन सी एज के प्लेयर कर रहे हैं? हो गया, पहले बहुत यंग कर रहे थे, अब आप मतलब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? मैच्योर होने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम जो है
वो एक प्लेयर को मैच्योर करने के लिए इतना टाइम लेता है, और आपने वो स्टेटमेंट सुनी, इतना टाइम लेता है। एम्फेसिस ये है कि व्हाट हफीज इज अलूडिंग कि हमें अपने फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड रेज करना है, Competitive करना है। कंपेटिटिव करना है। तो उसमें उसके लिए आपको राइट काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। Exactly. और जो अभी आपकी ह्यूमन रिसोर्स है, आपने सबका जो है ऑडिट करना और यस, अच्छा पॉइंट है। जिस तरह आपने कहा, जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जिनको उस लेवल की क्रिकेट के प्रेशर्स का पता है, उनको आपने अपने सिस्टम के साथ अटैच करना है। एग्जैक्टली, वो जो है वो प्लेयर की गाइडेंस एक तरह करेंगे। यस, फिर जाके आपकी क्रिकेट और जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, वो एट द वेरी बिगिनिंग वो ठीक करने की जरूरत है। नाउ एक चीज कहना चाह रहा हूँ, T20 पे जाएं। सचिन तेंदुलकर की एक स्टेटमेंट आई है इतनी सी, आई एक्सेप्टेड बीइंग द मेंबर पार्लियामेंट बिकॉज विराट कोहली हैज रोहित शर्मा विद हिम विद इन द टीम। कितनी छोटी सी स्टेटमेंट है, और उसने क्या चीज कह दी है कि रोहित हैज नाउ फॉलन इन दैट स्लॉट, दैट कैटेगरी। तो इसका ये मतलब है ना कि सचिन इज नाउ रेडी कि ठीक है, जब तक खेलूंगा मैं गया। दोनों को कॉन्फिडेंस दे गया ना। पिछले 4 साल से विराट, रोहित शर्मा पिछले 4 साल से, और विराट कोहली पिछले 4 साल से कंसिस्टेंटली उनकी टीम के साथ रहे हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने अपने बड़े जो क्रिकेटर जो उनकी टीम के थे उनके साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। और उसके बाद आज 4-5 साल के बाद आज वो इस काबिल हैं कि वो इनकी जगह ले सकते हैं, एनी टाइम स्लिप इन करेंगे। ठीक, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो सीनियर्स हैं उनका बड़ा अहम रोल है। उनको एक राइट टाइम पे एग्जिट करवाने की जरूरत है, और उनके साथ जो आपके जूनियर्स होते हैं उनको उनके साथ डेवलप होने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ताकि उनसे ड्रेसिंग रूम के अंदर आके तमाम तर इंटरनेशनल प्रेशर्स को डील करने के जो सारे तौर तरीके हैं वो सीख सकें। तो फिर तुझे रिजात takes me to it takes me to a point। वो ये था कि ये जो बात कर रहे हैं सीनियर प्लेयर्स की, जो जावेद मियांदाद का कप्तानी से हटाना in 1993, उस चीज ने, वो पता नहीं कौन जीनियस था, उस चीज ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत पीछे छोड़ा। कप्तान हो गए थे ना, सारे कप्तान बन गए थे। एक गंदे डिसीजन ने पाकिस्तान क्रिकेट को कहां से कहां खड़ा कर दिया। सो काइंडली मेक डिसीजन रिस्पॉन्सिबली। अच्छा, कमिंग टू T20, किसने डिसीजन लिया था? करवाया गया था लैपटॉप में करवाया गया। नहीं, कोरिलेशन नहीं, करवाया गया था। अच्छा, ठीक हो गया, चलो प्लीज। T20 वर्ल्ड कप टीम, हमने प्लेयरों का जो कंसर्न्स थे आपने बता दिया कि क्या क्या यूटिलिटी होगी। हाउ होपफुल यू आर एंड व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी के फाइनल 11? देखिए, फाइनल 11 तो यहाँ पे 2 माह पहले मैं आपको अनाउंस नहीं कर बता सकता कि क्या होगी, लेकिन मैं ये स्टार्टिंग 11 आई थिंक बड़ा मुश्किल है। लेकिन आई फील कि श्रीलंकन कंडीशंस में हमारे पहले 2 मैचेस पाली में कैंडी के अंदर, हाँ पहले उधर चले गए आप, स्टार्ट लेना ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली पहले ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आपने क्योंकि स्टेटस T20 वर्ल्ड कप के वाले से मैं वहां चला गया। लेकिन देखिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं दे रहा। अच्छा, छोटी सी चीज पूछने लगा हूँ हफीज, टाइम हो रहा है, मैं रैपअप भी करना है मुझे। आप ये बता दें, गॉड फॉरबिड इमरान नजीर, नासिर जमशेद, दे फेल टू डिलीवर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। नाउ मोहम्मद हफीज इज द T20 कैप्टन, सामने पहला किले में पहले 2 मैचेस हैं, ICC T20 वर्ल्ड कप है, कोई एग्जीक्यूशन प्लान भी है? वेल, आई थिंक सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं एज ए कैप्टन इन तमाम प्लेयर्स की एबिलिटीज के ऊपर मुझे पूरा ट्रस्ट है। एबिलिटी ऑफ फॉर्म, और देखिए, आई स्टिल बिलीव कि फॉर्म आनी जानी है,
हाँ। बट एज लॉन्ग तो एज क्या करेंगे? टैलेंट इज देयर, आपने तो 16 अपने ले लिए ना 15 प्लेयर्स, तो क्या करेंगे? स्टिल आई थिंक क्या एग्जीक्यूशन प्लान है? ऐसा नहीं है, शोएब मलिक ओपन करेगा नॉमिनल फीस के साथ, अगर ऐसा हो नहीं गया? ऐसा जवाब तो है ना, इसलिए 4 ओपनर लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं होता। चलें बताएं जी। अब आप बताएं सर। नहीं, देखिए मैं भी ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलियन सीरीज है, इसमें तमाम तर जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी, जो हमारी प्लानिंग्स होंगी, हम कोशिश करेंगे कि उसके मुताबिक अपने प्लेयर्स को एक रोल दें जिसको वो प्ले करें, और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह सीरीज में हम बेहतर और अच्छी परफॉर्मेंस दें, ताकि वो जो मोमेंटम इस बड़े इवेंट के लिए रिक्वायर्ड है वो हम लेके चलें। एंड देन आई थिंक टीम बाय टीम हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, हमारी किस टीम के साथ हमारा मैच है, उसकी किस कंडीशन में हम लोग उनके साथ मैच खेल रहे हैं, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन आई थिंक इस टीम के अंदर वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, तमाम तर टैलेंट मौजूद है, जिसके साथ हम किसी भी दुनिया की बड़ी टीम के साथ कम्पीट कर सकते हैं। क्रिस गेल के अगेंस्ट कोई प्लान है? मैं ऐसे पूछ लिया। 700 हैं T20 में, 700 इन T20 क्रिकेट, ऑल क्रिकेट, कोई प्लान है? अटैक करेगा ना खुद। हाँ, फिर ठीक है, तो कुछ हो जाएगा। नहीं सीरियसली, अब एक रेजर्वेशन आ रही है, वो ये आ रही है लोगों की कि आप, हालांकि 2 मैच ही हुए हैं, लेकिन रेजर्वेशन आ गई कि आप अपने आप को अंडर यूज कर रहे हैं एज ए बॉलर। हो सकता है, क्योंकि जब आई थिंक एज ए कैप्टन जिन्होंने ये बात की है वो वैलिड है। मैं खुद समझता हूँ कि मैं समटाइम, जो मैंने इन 2 मैचेस में खुद फील किया है कि मैं, क्योंकि एज ए कैप्टन आपके ऊपर बाकी तमाम प्लेयर्स के मुतालिक स्ट्रेटेजी बनाने का भी एक जो सारा एक रोल है जो आपने प्ले करना है, उसमें सम टाइम हो सकता है, लेकिन आई थिंक कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं एज ए प्लेयर अपनी परफॉर्मेंसेस के मुतालिक जो है, अपनी बॉलिंग के मुतालिक 110% उसको भी दे सकूं, और अपनी टीम के मुतालिक भी वो तमाम बेस्ट यूज जो उनका ले सकता हूँ मैं उसके मुतालिक। हफीज जी आपने क्या बात की है? मतलब अगर पाकिस्तान को मोहम्मद हफीज चाहिए गेम करता हुआ, Why should you think about? Sometime, but I'm saying as a captain, sometime आपके दिमाग में, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स के लिए भी एक हो सकता है कि मिस हो जाता है, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि एज ए प्लेयर मेरी जहां पाकिस्तान टीम के लिए जहां भी एज ए बॉलर या एज ए प्लेयर मेरी जो कंट्रीब्यूशन है वो वैसी रहेगी। और कमिंग टू शोएब मलिक, उनकी भी एबिलिटी है बॉल करने की, क्या आप उनको वापस कॉन्फिडेंस वो वाला देंगे कि वो पाकिस्तान के लिए जो है यूटिलिटी लेके आए बॉल करके भी? आई थिंक शोएब मलिक का टैलेंट किसी से छुपा हुआ नहीं है। एज ए प्लेयर उन्होंने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, और मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान टीम में शोएब मलिक जैसा टैलेंट जो है वो ज़रूर होना चाहिए, और जो T20 के अंदर उनकी यूटिलिटी एज ए बैट्समैन, एज ए फिनिशर, और उनकी एबिलिटी एज ए बॉलर, वो किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान के लिए T20 में 4 ओवर्स कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस टीम में ऑलरेडी बॉलर्स मौजूद हैं, और मैं कोशिश मैंने यहाँ पे भी की थी प्रैक्टिस मैचेस में भी कि उनसे मैं बॉल करवाऊँ, और उनको भी मैंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी मैंने कहा हुआ है एज ए बॉलर कि आप रेडी रहिएगा, और किसी भी वक्त वो पाकिस्तान टीम के लिए जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देंगे। इस बार आपको कानून नहीं कहा था कि वनडे इंटरनेशनल में शोएब मलिक की बड़ी तगड़ी जगह बनती है पाकिस्तान टीम में? ये सिलेक्टर्स और मिसबा का काम है, इसमें मैं इन्वॉल्व आपने कानून नहीं मैं इन्वॉल्व नहीं होता। मैं मिसबा की हम एडवाइस कर देते हैं, ये कोई लॉजिकल ऐसा नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि मिसबा एज ए कैप्टन बड़ा बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है। मेरा वो दोस्त है, मेरा वो भाई है, वो जहां कहीं भी मुझसे पूछता है मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर देता हूँ, लेकिन अदरवाइज उसकी किसी भी नहीं करते, मैं कभी भी उसके किसी भी मामले में नहीं आता। वो आप वाली बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है। ओवर डेवलपमेंटली से लोग हुआ था भाई, क्योंकि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। ट्वीट आया हुआ है, आदिल अहमद है, और वो कह रहे हैं कि जब शाहिद अफरीदी 2011 के 2010 के वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज में हुआ था, उन्होंने कहा था कि विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। व्हाट्स योर कॉल? आई थिंक मैं कोई भी चीज़ पहले प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान टीम का ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, सबसे पहले तो मैं ये दुआ करता हूँ कि सब फिट रहें तब तक, और आई बिलीव एंड आई ट्रस्ट ऑन द एबिलिटीज ऑफ दिस टैलेंट कि ज़रूर वो डिज़ायर रिजल्ट जो हम लोग सोच रहे हैं या हम लोग हासिल करना चाहते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर हम इससे हासिल इसके पर एक शहादत कर दो, प्रोग्रेसिव थिंकिंग, मेंटोरिंग 2010 में और हमाद आजम को लेके जाते हैं,
अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है, बैट्समैन है या बॉलर है, और फिर हम फॉल बैक करते हैं अब्दुल-रज़ाक पे। मैं अफीस से नहीं पूछना, मैं आपसे पूछा। देखिए ये तो चेयरमैन साहब भी कह के गए थे, ज़का अशरफ साहब के अभी जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था वो अचीव होता नजर आ रहा है। अब वो यही कह के गए डोमेस्टिक और जो आपकी एकेडमीज हैं उसको भी जो है उसकी प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए। और आई थिंक अगर आप जो निगल्स हैं आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनको एड्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली जो है आगे चल के फायदा ही होगा उसका। और आई थिंक यू वांट टू रैप इट अप, बिफोर यू रैप इट अप एनीथिंग फील्ड ऑफ प्लेस फॉर यू, क्या कहेंगे आप? इधर आए आप, आज बैठे, आपने बात की, मेरा ख्याल है कि क्वेश्चंस ऐसे हुए जहाँ पे यू आर कंफर्टेबल, एट टाइम्स यू प्लेड वेल। बोले सर थैंक यू। अच्छा वो शॉट भी मारी सी यार 196 थे आया तो 10 थे जाओ मैंने वो मतलब जल्दी क्यों कर दी, मिड विकेट लग गई है? बैड शॉट था और क्या सोचा क्या था? कुछ सोचा ही था, आई डोंट नो, कुछ नहीं था मेरे दिमाग में, बट जस्ट आई प्लेड अ बैड शॉट, इट जस्ट हैपेंड। लेकिन आई थिंक सबसे पहले तो आपका आमिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं जो मैं हूँ वो मैं बयान कर सकूँ। So sweet of you. Amir, Skip, anything you want to say? I just want to wish Hafiz all the best. Thank you. और sounded sincere. और let's hope कि sincerity works for Pakistan and there's वो जो प्रोफेसर वाली स्किल्स है वो काम है। Hafiz, thank you very much. अच्छा एक चीज ये हाथ पकड़ के कह रहा हूँ, because of your sincerity and honesty, it seems Pakistan should do well in the T20 World Cup under your captain. मुझे तो लगा कि आप हाथ मांगने लगे। So आपने देखा जी, that's all for the night। और स्पोर्ट्स सर्कल में मोहम्मद हफीज आए और मैं भी 2002 से जानता हूँ, बट आज मैं भी कुछ परेशान हुआ हूँ। क्रिकेटिंग इनसाइट, क्रिकेटिंग स्किल, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, डक करना बड़ा अच्छा आता है कि कहाँ पे बात करनी। दिस मीन्स कि क्रिकेट डिप्लोमेसी जो कि इनको करनी चाहिए एज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, एक सीनियर प्रो। कुछ उन्होंने जानवानी चीजें आइडेंटिफाई की, अपने आप को भी शामिल किया कि शायद उतने बड़े रोल मॉडल नहीं बन सके जो कि जूनियर प्लेयर्स जो हैं उनसे सीखते, एज इन केस ऑफ सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग एक्सेट्रा। दिस क्लियरली शोज पाकिस्तान क्रिकेट इज इन सेफ हैंड्स एज फार द टीम इज कंसर्न। मिसबा के साथ इनकी कंपेनियनशिप, आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एक आदमी खुद बैठ के कह रहा है भाई इज जस्ट लाइक अ ब्रदर, एंड ये भी लगा कि टीम में वो स्पिरिट भी है और दोनों जो है कोरिलेट भी करते हैं और दोनों सिंसियर टू द कॉज भी हैं। उमर अकमल की जिस तरह इन्होंने बात की, यासिर अरफात की बात की, ही इज फीलिंग पेन्ड कि अहमद शहजाद कुड नॉट मेक द टीम। ही रियलाइजेज, एम्पैथाइज, जो एम्पैथी इनमें हमें नजर आई, दैट इज क्वाइट स्पेक्टेकुलर। खुदा आज के बाद एटलीस्ट आई डू नॉट वांट टू गो एंड रीड और लिसन के कंस्पायर करता, मिसबा को बाहर गिराना है, शायद अफरीदी के अगेंस्ट है, बला बला बला। प्लीज आई थिंक वी शुड आइडेंटिफाई वन थिंग, हमारा एक गोल होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इंस्टीट्यूशन बने, पाकिस्तान की जो टीम है वो हमारा प्राइड है, हमने सपोर्ट करना। हाँ, गलत काम करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर देम, दैट इज योर राइट एंड दैट इज माई राइट, बट एट द एंड ऑफ द डे once again I'll say Pakistan cricket team is in safer hands और let's hope कि मोहम्मद हफीज पाकिस्तान को लीड करें in T20 World Cup to a position of glory. Thank you very much Amir, thank you very much Hafiz, it was a pleasure talking to both of you। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, take care, Allah Hafiz।